अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी मॉर्निंग अच्छी है। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह करे आपकी मॉर्निंग अच्छी रहे, क्योंकि आजकल इतना फ्लू फैला हुआ है और ये वायरल है, सबको हो रहा है। मुझे आज ही सुबह सुबह शुरू हुआ है। शायद उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप रात को थोड़ा ज़्यादा जाग रहे होते हैं, आपके ख़ानदान में शादी होती है, आपको पार्टिसिपेट करना होता है और आपका ये रूटीन होता है कि आपको सुबह सुबह उठ के यहाँ पहुँचना है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया जाता हम ख़वातीन से कि अगर आप ज़्यादातर जॉब नहीं करती, लेकिन जो जॉब करती हैं तो अगर वो जॉब करती हैं तो उनको घर का किचन भी देखना है, अगर वो जॉब करती हैं तो घर के किचन के साथ उनको बच्चे भी देखने हैं, और अगर सास ससुर साथ रहते हैं तो उनकी खिदमत, मियाँ की सारी चीज़ें, घर स्पिक एंड स्पान हो, घर साफ़ सुथरा हो। सो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं ख़वातीन को। और ऑब्वियसली ये हमने सीखा तो नहीं होता, वक्त के साथ साथ सीखते रहते हैं। जैसे जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और हमारे सर पे पड़ती हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों को अदा करते हैं। अच्छा, बचपन से ही अगर आपके मैके में अगर अम्मी ने रखी होगी मेड हेल्प करने के लिए, तो थोड़ी सी एक आदत हो जाती है आपको मेड की कि अच्छा जी चलो खाना हमने पका लिया, बर्तन वो धो लेगी, अच्छा चलो डस्टिंग हमने कर ली, झाड़ू पोछा वो कर लेगी, या कपड़े इस्त्री हमने कर लिए, धो वो देगी। सो इसी तरह अम्मी के घर से हमें थोड़ी सी आदत डेवलप हो जाती है कि हम बाकी काम और कर सकते हैं अगर हमारे साथ कोई हेल्प करने वाला हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या साउथ एशिया में ऐसा होता है कि हमें वो लोग मैसर आ जाते हैं जो हमारी हेल्प करते हो, लेकिन अगर आप वेस्ट में, वही लोग जो मेरे ख़ानदान वाले यहाँ रहते थे, जब वो वेस्ट में जाके रहने लगते हैं तो वो अपने घर के सारे काम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। और उनको लगता है, मैं जब उनके घर जाती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह ये कैसे करते हैं आप, जॉब पे भी जा रही हैं, घर की सफाई भी हो रही है, तो कह लेंगे आदत बन गई हमारी, कोई मुश्किल ही नहीं होती। तो मैं बड़ा ना एक डरती हूँ और खौफज़दा होती हूँ। क्यों? क्योंकि अम्मी के घर से हमारी भी आदत डेवलप हुई हुई है कि हेल्पिंग हैंड्स होनी चाहिए हमारे साथ, मेड्स होनी चाहिए, कोई खाना पका दे, कोई बर्तन धो दे, कोई कपड़े धो दे, तो किसी ना किसी काम के लिए हेल्प हमने अपने आप को खुद आदी किया हुआ है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। सो मैं उन लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जो बाहर रहते हैं, उनको देख के बड़े हैरान होती थी कि अच्छा कोई टेंशन ही नहीं, वरना हमारे पास तो आधे से ज़्यादा किस्से हमारी मासियों के होते हैं। अम्मी के बुढ़ापे में जब मैं उनके साथ मिलने जाती थी, जब मैं उनसे बातचीत करती थी, तो वो जो पीटीवी की एक सीनियर डायरेक्टर रही हैं, उनके पास मासियों के अलावा कोई और किस्से नहीं होते थे। हर वक्त तुम्हें पता नहीं था इसने ये किया, तुम्हें पता है ऐसे हुआ, इसके घर में ये प्रॉब्लम थी। तो कुछ देर बाद, क्योंकि ज़ाहिर मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी नौकरी थी, काम, घर का बर्डन, तो जब मैं अम्मी के लिए टाइम निकालती थी तो अम्मी सारा टाइम मासियों की बातों में लगा देती थी। मैं अम्मी कैसे कहती थी कि क्या हो गया है, आपका टॉपिक तो चेंज करें, आप तो बस मेड 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 मेड। तो यकीन जाने कि ख़वातीन, जब चार ख़वातीन आपस में मिलती हैं तो उनका टॉपिक यही होता है, यार मासी चली गई, यार मासी ने धोखा दे दिया, यार तुम्हें पता है मासी ने बच्चे के साथ क्या किया, अरे पता है उनके घर में डकैती हो गई और ये मासी का उसमें हाथ था। सो बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं। वो लोग जिनके बगैर शायद हम रह नहीं सकते, क्योंकि अगर एक दिन वो छुट्टी कर लेना तो घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को उनका आदी बना दिया है। और शायद इसलिए भी कि हमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा डिमांड की जाती हैं। अगर मैं इसलिए वेस्ट की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे मर्द भी बराबरी का काम करते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो घर आके बीवी की हेल्प करेंगे, अपनी तो चीज़ें बहुत सारी वो खुद संभाल लेंगे। अच्छा तुम बच्चों को देख रही हो, चलो मैं खाना पका लेता हूँ। अच्छा तुम बर्तन धो रही हो, चलो मैं बच्चों को देख लेता हूँ। अच्छा चलो मिलकर सफाई कर लेते हैं। हमेशा यही देखा गया है। इसीलिए हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम तो मेड्स के बगैर गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द पानी भी उठ के नहीं पीते। उनको कोई चीज़ करीब से पड़ी हुई चाहिए होती तो बीवी को आवाज़ देते। कुछ हमारे यहाँ सारा कसूर औरतों का नहीं, मर्दों का भी है, जिसकी वजह से हमें हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होती है। और जब वो घर में आ जाती है हम उनके आदी हो जाते हैं। कितने किस्से सुने हैं, बच्चों के साथ बुरा रवैया रखा उन्होंने, अगर उन्होंने बेबी सिटिंग की, खाना पकाने वाली हैं तो बहुत सारी चीज़ें चुरा के ले गई, या कोई भी ऐसी चीज़ खाने में कोई ऐसी गड़बड़ कर दी, सफाई वाली हैं तो आपके घर में डकैती हुई, तो बहुत सारी मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं,
ख़ानदानी मैं कहती हूँ कि आबा अजदाद से वो एक एक घर में रह रही होती हैं। और बहुत सारी लोग, बहुत सारी मेड्स शो भी देखती हैं मेरा, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन मैं कुछ ऐसी मेड्स को ख़ास तौर पे ये बोल रही हूँ कि जो ब्लैकमेल भी करती हैं अपने मालिकान को, और मालिकान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रवैये अच्छे नहीं रखते उनके साथ। तो आज के शो पे बेसिकली हमने डिस्कशन ये करनी है कि आपको बचना कैसे है अगर उनके दिमाग में कुछ चल रही है, कोई स्कीम चल रही है और वो वाकई जेन्युइनली आपके साथ लॉयल नहीं है, तो आपने उन पे कैसे नज़र रखनी है, कैसे अपने घर का निज़ाम बैलेंस रखना है। छोटी छोटी टिप्स देना ज़रूरी है। मैं आपको सच बताऊं कि अब इस उम्र में जाके मुझे समझ आया कि इनको हैंडल कैसे करना है। जब मैं नई नई शादी हुई थी और मेरे सर पे ये जिम्मेदारियां आई थी, तो मैं उनसे बहुत ब्लैकमेल हुई हूँ। मैं जब वो छोड़ के जा रही होती थी तो मैं इतने मोटे मोटे आंसू बहाती थी कि अब मेरा क्या होगा, मेरी घरदारी कैसे चलेगी। सो मेरी तरह की बहुत सारी, जो वो ज़माना था, उस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी घरदारी को कैसे चलाएं। और बहुत सारी तो ऐसी होती हैं जिनके बच्चे अटैच हो जाते हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं जब वो छोड़ के जाती हैं। सो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आज आपसे शेयर करना है और आपको थोड़ा सा ख़बरदार करना है। तो रहिए मेरे साथ, आज हम वही बातें करेंगे जो हम दावतों में या शादियों में मिल बैठ के जब दोस्तें मिलती हैं तो करती हैं ना, मेरी मेड ने ऐसे कर दिया, तुम्हारी मेड ने ये किया, अरे भाई उसका उससे चक्कर चल गया, बिया को उड़ा ले गई। बहुत सारी ऐसी बातें, आइए देखिए आज के शो में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको मैंने बताया इंट्रो में कि आज बेसिकली वो प्रोग्राम है जो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हर औरत इस दर्द से गुजरती है। आपकी मासी, आपकी मेड, आपकी हेल्पिंग हैंड, या आप उसे जो भी कहें, अम्मा, बुआ, खाला, या मेल जो हेल्पर्स हैं वो भी होते हैं घर में, तो उनकी भी साइकोलॉजी होती है और हमें उसके साथ उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ चलना पड़ता है। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिकान हैं, बेसिकली वो अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ लोग इतने काइंड होते हैं जिनको वो चूना लगा के चले जाते हैं, कुछ लोग इतने सख्त होते हैं कि वो फिर पीठ पीछे उनके साथ भी बहुत सारे हाथ होते हैं। सो आज बेसिकली हमने उनकी साइकोलॉजी समझनी है और थोड़ा अपने आप को भी ख़बरदार करना है। सो ये मिली जुली कैफियत का एक प्रोग्राम है जिसमें मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं आज वो यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ है इस्मत ज़ैदी, बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ही अच्छी, ठीक ठाक, माशाल्लाह। और फिर मेरे साथ हैं सबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को इसलिए हमने बुलाया है कि आप लोगों ने हर दौर देखा होगा ना, वो आपकी यंग एज के ज़माने में मेड्स पे को किस तरह काबू करना है, फिर वो बच्चे छोटे थे, फिर अब बहुएं आ गई हैं, फिर अब उनके बच्चे हो गए। सो वो सारे दौर हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ऑब्वियसली आपको एक एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत होती है, जो कि चाहे वो मेड की साइकोलॉजी हो, चाहे वो जो उसकी बाजी हैं उनकी साइकोलॉजी हो, जो घर के आदमी हैं उनकी साइकोलॉजी हो, जो सास हो, बहू हो, उनकी साइकोलॉजी हो। सो ज़रूरी है हमें उनसे बात करना है। डॉक्टर सना हुसैन हैं आज हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अजीब तो नहीं लग रहा कि मैं ये किस घरेलू टॉपिक पे मुझे बुलाया? देखिए, एक्सपर्ट के तौर पर आप किसी भी टॉपिक पे बात करें और लोगों को फ़ायदा हो जाए तो फिर आपको इससे बढ़ के और क्या चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। ये तो बहुत अहम टॉपिक है। हाँ, हर घर सारी का हमारी मसला है। जिंदगी के गिर्द यही घूमता है एक्चुअली। देखिए, वैसे तो हमें लगता है बाज़ाहिर की मेड से बहुत फ़ायदा है हमें, हाँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे चोर्स हम एक टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। स्पिक एंड स्पैन आपका घर लगे एक टाइम के हिसाब से। आप बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं तो आप उनकी परवरिश में ज़्यादा टाइम, अगर आप हाउसवाइफ से हैं तो ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, आप ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। अगर आपके वो वाले काम जो आपका टाइम मांगते हैं, आपकी एनर्जी मांगते हैं, वो अगर आप किसी और के सुपुर्द कर दें थोड़े पैसे देकर। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर एडवांटेजेस देखें, आप यंग एज में आपको बच्चा नहीं संभालना आता, आप कोई बुआ या बड़ी उम्र की ख़वातीन आप हायर कर लेते हैं जो आपको ये सिखा रही होती है। अगर आपकी मदर इन लॉ या कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं है घर के करीब, आपके करीब,
तो आप उनकी हेल्प से अपने बच्चों को परवान चढ़ाने में मतलब लाइक एक थोड़ी सी कामयाब माँ साबित हो जाते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें जो आपके प्रेशर्स हैं वो रिड्यूस भी होते हैं। मगर वाइस वर्सा कभी आपके प्रेशर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। अगर आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वहाँ वो पॉलिटिक्स करने में एक बहुत बड़ा बोहरा साबित होती हैं। जो घर की मेड्स हैं, सास के कान भरना, मियाँ के या बहू के कान भरना, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी डकैतियाँ, बहुत सारी चोरियाँ, छोटी मोटी चोरियाँ की चोरी अगर उन्होंने होती है, इल्ज़ाम किसी और पे लग जाता है, तो बहुत सारे नुकसानात भी है। आपकी कीमती चीज़ें गायब होना या उनके हाथ से, उनकी केयरलेसनेस की वजह से आपकी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ टूट जाना, आपके बच्चों को ट्रॉमेटाइज करना, आपके बच्चों के साथ गलत बिहेवियर, बहुत सारी ऐसी किस्से और कहानियाँ हैं जो हमने सुनी है अपनी ज़िंदगी में। आज बेसिकली हम उनके हवाले से बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो मुझे आपके एक्सपीरियंसेस चाहिए उन इस टॉपिक को लेकर, मेड्स को लेकर आपके एक्सपीरियंसेस हर स्टेज ऑफ लाइफ में। राइट। अच्छा, जब बहुत हम यंग थे, शादी हुई थी नई नई, मुझे तो खैर काम करने का बहुत शौक था, खुद घर हर चीज़। वो जैसे बच्चे कहते हैं ना कि खुद करेंगे, वो मुझे ये था कि हर काम मैं खुद करूँगी। बस कभी कभार छोटी मोटी हेल्प मिल जाए वो और बात है। लेकिन मैंने अपनी जो ज़िंदगी के वो ज़माना था जब बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल वगैरह, तो उस वक्त तो मैं लिटरली एक सुपर वुमन बन के ना कि बस सब कुछ मैं करूँगी, ड्राइविंग खुद करूँगी, खाना बनाऊँगी, बच्चों को हर चीज़। लेकिन उस वक्त हेल्थ थी हमारे पास, एनर्जी, हेल्थ, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी। नहीं, लेकिन वो घर के जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा, वो भी आप खुद ही करें। नहीं, झाड़ू पोछा वाहिद चीज़ है। सॉरी, हम लोग इतना रिलैक्स होके बोलते हैं ना, लाइक वो तो हमारा काम वो ही नहीं तो है। हमारा काम ही नहीं है। झाड़ू पोछा वाहिद चीज़ है। लेकिन अगर कोई मेड नहीं आई है या कुछ है तो मैं कर भी लेती थी। मैं वॉशरूम भी धो लेती थी, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब मेड तो तब से ही थी ना, मैके में ही थी ना, एक आदत तो डेवलप हुई हुई थी कि झाड़ू पोछा तो वही करेंगी। बिल्कुल, ये तो था। लेकिन और फिर जब ज़्यादा लोग घर में, जैसे जॉइंट फैमिली में शादी हुई, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि सबकी जिम्मेदारी हम ही ले लें। वो ज़रा जाहिर है उसके साथ वो होता है। लेकिन मेरा मतलब फितरत ये थी कि नहीं, मुझे रखना नहीं किसी को, मुझे खुद करने से चैन आता है। बच्चों को के लिए भी बेबी सिटर नहीं कभी हायर नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं, ड्राइवर नहीं, और सफाई में भी मतलब मेड के साथ लगे रहना ना। लेकिन बहरहाल वही मैं बता रही हूँ कि उस वक्त सेहत और जवानी थी, बड़े जोश में सब कुछ कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता उम्र गुजरती गई और फिर आप डिपेंडेंट होते जाते हैं सेहत की वजह से। अब जैसे अब मेरा ये हाल है कि मुझे खुद से कुछ भी करना मुश्किल लगता है। तो मैं अब इस वक्त, मैं पहले शुरू में लोगों को कहा करती थी इतने सारे लोग क्यों रखे हुए हैं इन्होंने। अब मेरा ये हाल हो गया है कि अब हर चीज़ के लिए मैं लेकिन मुझे अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जैसे ये चोरियाँ वोरियाँ हैं छोटी मोटी, वो तो चलती हैं, क्योंकि जब 2 से 3 हेल्पर्स होते हैं वो एक दूसरे पे डालने का वो होता है, उन्हें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो ये सब रहा। लेकिन मुझे ज़्यादातर मेरे तजुर्बात अच्छे रहे और मैं ज़रा नरमी से उनके साथ पेश आती हूँ। मेरा सोच ये, स्पेशली जो लिव इन सर्वेंट्स होते हैं, कि भाई अपने घर बार छोड़ कर आए हैं तो हम इन पे सख्ती क्यों करें, ये भी किसी के बच्चे हैं। तो मैं ज़रा नरमी से, लेकिन मेरी सास मुझसे कहती थी कि तुम इतना बिगाड़ती हो इन्हें कि तुम थोड़े दिन में देखना है तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। और वही हुआ। वही बात थी, जितनी नरमी से और प्यार से पेश आओ, थोड़े दिन में वो हमसे तो बिल्कुल वो हो जाते थे। तो बस मिला जुला रहा, लेकिन मेरा अच्छा तजुर्बा रहा। कोई आपको ऐसा नहीं, मुझे ऐसा सुनने का मौका नहीं मिला? नहीं, कोई ऐसा नहीं। हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा ये है कि क्योंकि माशाल्लाह आपका तो आपकी बहू वगैरह सब एक साथ रहना और जाहिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल। हाँ, तो शादी से पहले तो मुझे कतई शौक नहीं था काम का। अच्छा। हफ्तों किचन की शक्ल नहीं देखती थी। अच्छा, सफाई वाली जैसे संडे को छुट्टी करती है, वो नहीं आ रही है, तो वो मैं और मुझसे बड़ी बहन की एक जिम्मेदारी होती थी, एक हफ्ते तुमने किया है, अगले हफ्ते तुम करोगी। अच्छा। तो मैं काहली से इधर उधर निकल जाती थी। घर में सबसे छोटी थी, अम्मी की बेनतेहा लाडली।
बड़ी बहन अगर कह रही है अम्मी आज इसकी बारी थी इसने नहीं किया, भाई उसको नहीं नज़र आ रही है गंदगी, तुम कर लो अगर तुम्हें नज़र आ रही है। वहाँ से भी जान छूट जाती थी। लेकिन मेरा तजुर्बा भी मेड्स के बारे में बहुत अच्छा रहा। अच्छा। सिवाय एक दफ़ा के, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। और इस्मत की बात बिल्कुल सही है कि बैलेंस रखना चाहिए, बिल्कुल, कि ना बहुत नर्म ना बहुत सख्त। काम जो करवाना है वो करवाओ, बेशक नरमी से कह दो लेकिन करवाओ ज़रूर। छोड़ो नहीं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, बताओ ज़रूर कि ये काम तुम्हारा है और तुमको करना है। तो ये मेरा तजुर्बा इस मामले में बहुत अच्छा रहा। सिर्फ एक दफ़ा आ गई थी एक चोर, तो उनके भी सुनाऊंगी किस्से कि वो किस तरह ये लोग चुराती हैं, कि पहले घर में ही रखती हैं 6-7 दिन, शोर हुआ, शोर होने के बाद जब दब गया तो फिर वो उठा कर ले जाती हैं। तो ये सब याद रखें कि अपने घर में ही पहले तलाश करें कि वो अपने घर में ही मिलता है। ये अकल मुझे आई है अब जाके इस उम्र में, लाइक पिछले कोई 5-10 साल से ये अकल मुझे आई कि घर में ढूंढो। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, ढूंढो मिल जाएगा, ढूंढो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कहाँ सकता है। तो आप यकीन माने मेरी बेटी के पैसे चोरी हुए, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हुई। पैसे नहीं मिलते, नहीं मिल जाते हैं। नहीं, अगर वो खुद ही कहीं रख दिए हो इधर उधर, भाई नहीं मतलब बाथरूम में गिरे हुए। वो कहती है मैंने बाथरूम में तो गिरा ही नहीं है, मेरे पर्स के अंदर से निकले। तो मैं शोर करती हूँ कि मैं कैमरों में देख लूंगी जाकर। उस वक्त तो मेरे घर में कैमरे लगे नहीं थे, अब तो मैंने लगवा लिए। तो मैं फिर इस तरह अब मुझे टैकल करना है। और जब मैं ये उनको धमकी देती हूँ कि ढूंढो घर में ही होगा, और बस मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मुझे कुछ सुनना ही नहीं, तो आप यकीन माने घर में मिल जाते हैं। लेकिन लक ये है कि अगर आपको फौरन ख्याल आ गया और फौरन घूमते ही आप बोलेंगे भाई। अगर उनको निकलने का टाइम मिल गया, जो कि पहले बहुत दफा हुआ है, भाजी जरा मेरी अम्मी बीमार है, मैं जाऊंगी 1 घंटे में आऊंगी, मेरी आयरन चोरी, मेरी चीजें अच्छा 1 घंटे में, हाँ जाओ तुम्हारी अम्मी बीमार है। फिर वो 2 घंटे में आ भी जाती थी, मुझे क्या पता कि वो चीजें पार लगाने जा रही होती थी। मैं कि ओ हाँ ये तो बहुत अच्छी है, बस आ जाए किसी तरह। अच्छा, एक दफ़ा मेरी बहू जो थी वो अपनी बेटी की बालियाँ ढूंढ रही थी, नहीं मिली, ढूंढते नहीं मिली घर में। यही हुआ ढूंढ लो मिल जाएंगी। इत्तेफाक से उस मेड पर मुझे थोड़ा सा बेएतबारी थी, कभी चैपस्टिक गायब हो रही है, कभी फाउंडेशन गायब हो रहा है। तो मैंने उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया 1-1.5 हफ्ते के बाद मेरे बेटे को एयरफोन्स की ज़रूरत पड़ी। वो पुरानी खटारा सी अलमारी होती है, इतनी रात हो गई मैं यहीं ढूंढ लेता हूँ। वहाँ ढूंढा तो एक बाकायदा पोटली बंधी हुई, और उसके अंदर उसकी बालियाँ तो थी ही थी। अब इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी तो याद भी नहीं आया। मेरी बहू का पूरा रूबीज़ का सेट, ओह माय गॉड, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें, और वो उसमें पुराने कबाड़ में वो गठरी बंधी रखी थी। तो उसको मौका नहीं मिला, मैंने निकाल दिया। जब देखती कि शोर कम हो गया उसकी बालियों का तो वो निकाल के ले जाती। तो इस तरह करती हैं आप। तो ये आप ये कह रही हैं दीदा दिलेरी ऐसी होती है। मेरे पास एक लड़की काम करती थी 2 साल से, और वो ऐसी थी कि लाइक उसकी बहन पहले काम करती थी, बहन की शादी हुई, उसकी अम्मी का मेरे घर पे आना जाना कोई 15 साल पुराना, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ऐसे लोग के। तो आना जाना, देना दिलाना, ज़कात वगैरह, वो वाली सिनेरियो था। तो मुझे बड़ा उन पे ट्रस्ट। तो उनकी जो आखिरी वाली बच्ची थी जिसकी शादी नहीं हुई, वो मेरे घर 2 साल से वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, और हर घर अच्छा वो ला दो भागते, उसको हर चीज़ मिल जाती थी, मैचिंग शमीज़ ला दो, ये कर दो वो, तो वो भाग दौड़। अब क्या, जब मेरे घर भी कोई बच्चियाँ काम करती हैं जो यंग होती है, मैं उनके घर उनको छुड़वाती हूँ और वहीं से पिक करवाती हूँ। मैं उनको बस में या रिक्शे में नहीं जाने देती, मेरे घर का रूल है ये। सो उनकी छुट्टी बन रही थी तो वो छुट्टी पे जा रही थी, तो मैं उस वक्त तक ऑफिस से आई नहीं थी। इत्तेफाक से कोई ऐसा रीज़न हुआ कि वो उस वक्त जा नहीं सकी मेरे ऑफिस से आने। जब मैं ऑफिस से घर आई तो मुझे ड्राइवर के साथ कहीं जाना था, और उससे पहले उसको निकलना था, मगर मुझे कोई इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो मुझे वो ड्राइवर नया था, वो ड्राइवर ज़हीन था, उस बच्ची को पता नहीं था कि वो ज़हीन है। उसने तस्वीरें दिखाई कि लेंगी डिग्गी में उस लड़की ने बहुत सारा सामान रखवाया कि बाजी ने मुझे ये दिया है, किसी को बताना नहीं, तो आप ये सामान प्लीज़ चेक कर लें। मैंने कहा हैं, मैंने तो कोई सामान नहीं दिया। आप यकीन मानेंगे, वो एक जितनी भी मैंने बाहर से शॉपिंग की हुई थी, टैग्स लगी हुई चीज़ें, सूटकेस, उसने पूरी जमा करके वो अपने घर छुट्टी पे जा रही थी, और दीदा दिलेरी से उसने मेरी ही गाड़ी की डिग्गी में रखवाए,
और बोला किसी को बताना नहीं, वो दूसरी मेट्स जेलस होंगी, तो ये चुपके से रख दो उधर, और ये मैं घर जाऊंगी तो ले जाऊंगी। और उसी गाड़ी में चोरी के सामान के साथ मैं घूम रही हूँ, शहर में घूम रही हूँ सामान लिए हुए। अच्छा, ओह माय गॉड, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट। सो मैं गई हूँ उसको, तो कहने लगी बाजी आप भूल गई हैं, आपने मुझे ये दी है। मैंने कहा तुम, मैं एक्टर हूँ, तुम एक्टर नहीं हो, तुम मेरे सामने एक्टिंग करी हो, मुझे डिमेंशिया नहीं है कि मैं तुम्हें देख के भूल गई हूँ। मजे की बात यह है कि जो लड़कियां काम में बहुत अच्छी होती हैं ना, ज्यादातर ये हरकतें उनकी, और जो बेचारी बुद्धू सी सीधी सादी, उसे हम कहते हैं अल्लाह इसे तो काम ही ठीक से नहीं, उसे देखो 2 मिनट में फला चीज कर देती है। वी डोंट नो कि वो असल में फिर वो अपनी वाइन वहाँ भी इस्तेमाल करती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही केस आप सोचिए 2 साल बाद मुझे उस पर शक था, पर मैंने कहा नहीं यार बहुत प्यारी है ये, बहुत काम की तेज है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं इग्नोर करती रही और इग्नोर ये रंगे हाथों पकड़ी। अरे इतने पुराने मुलाजिम ऐसी हरकतें कर लेते हैं बाज़ वक्त। मेरी कज़न थी, वो मेरे घर आई हुई थी, हम किसी तकरीब में थे बल्कि, तो ड्राइवर उनका बेटा, उनकी अपनी औलाद नहीं थी, तो ड्राइवर को ही बेटा बनाया हुआ था उन्होंने। वो आया छोड़ के और बाहर के बाहर गाड़ी लेके चला गया। वो उनके घर गया, क्योंकि वो बेटा था, उसके पास चाबियां भी थी, हर चीज़ थी, मोहल्ले वाले भी जानते थे कि इनका आना जाना है। उसने अपनी गाड़ी में टीवी से लेके हर चीज़ रख के पहले घर छोड़ कर आया, फिर आके बाहर खड़ा हो गया। बजिया जब गई घर तो कहनी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक देखो कि मैं भी पहुँची, मेरे मियाँ के साथ में पहुँची, तो मेरे मियाँ ने पुलिस भी बुलवा ली थी उन्होंने, इस तरह जाहिर है कि उस पर तो शुबा था ही नहीं उन्हें। तो रिमोट उठाया उन्होंने और ड्राइवर को दिया, कहने के टीवी लेके गए तो ये भी तो लेके जाओ। इस तरह कहने लगे। पुलिस वाले ने फौरन पकड़ा। कहने लगा हम इसी वक्त घर जाएंगे इसके। सारा सामान उसके घर में मौजूद। बजिया तो हाथ जोड़ के पुलिस वालों से कह रही थी कि इसको कुछ मत कहना, मेरा बेटा है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद ऐसे आपको किस्से सुनने का मौका मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये इस तरह की बातें सुनते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं, तो अकल हैरान रह जाती है कि आप इन लोगों के बगैर हम रह भी नहीं सकते। जाहिर है बहुत सारे और हमने काम भी संभाले में अपनी ज़िंदगी को इतना फंसाया हुआ है, तो रह भी नहीं सकते। और जब रह रहे हैं तो फिर ये चीज़ें तो बेयर करनी होती हैं, लेकिन पानी सर से ऊपर ना गुजर जाए। माल जो है ना, ये तो आनी जानी चीज़ें, हम यही कहते हैं, लेकिन अगर कोई और नुकसान पहुंचा देंगे, अच्छा, लेकिन जानी नुकसान, मैं हमेशा समथिंग। ब्रेक के बाद आती हूँ। गुड मॉर्निंग में ज़रा कंक्लूड कर रही थी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब आप कहेंगे क्या है, पुलिस वाली क्यों आई है, पुलिस वाली का क्या काम? तो होता है भाई काम, अक्सर मेट्स के चक्कर में आप लोगों को कभी कभार, खुदा ना खास्ता भाई किसी को बुलवाना पड़े, लेकिन मेट्स के चक्कर में पुलिस को भी बुलाना पड़ता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा रुपेटा, रुपीता या रुपेटा? रुपेता, मैंने सही बोला। डॉक्टर मनीषा रुपेटा, SDPO गुलबर्ग सिंध पुलिस। सुने, ये डॉक्टर और पुलिस का क्या है एक साथ मेल? जी, मैं हूँ मेडिकल ग्रेजुएट बाय क्वालिफिकेशन, और आई वाज वाइल इन यूनिवर्सिटी जब मैं मेडिकल में थी, तो मुझे हमेशा से एक एंथुसियास्टिक थी, पैशनेट थी कि आई हैव टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, और जब मैंने क्वालिफाई किया तो मेरी पहली चॉइस पुलिस थी। सो इट वाज लाइक ए डॉक्टर टर्न्ड पुलिस। अब सब कंफ्यूज होते होंगे, जैसे मैंने कार्ड देखा, मैंने कहा है ये तो पुलिस है, डॉक्टर मतलब ये क्या है? तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। सो आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है, आप भी हमारे पैनल में शामिल हो गई हैं। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर सना, जैसे लाइक हर किसी की एक साइकोलॉजी होती है और आपकी भी ऑब्जर्वेशन होती होगी लेकर, तो क्या साइकोलॉजी होती है जो आपके साथ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उनके तस्वर में क्या होता है? हर जब आप ऑफिस पे भी काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी एक साइकोलॉजी होती है लेकर, कि एम्प्लॉयर आए हैं तो जिहाद बांध के उनके पीछे पीछे खड़े हो गए, या मतलब लाइक हर किसी की होती होगी। तो अगर आप इसको जनरलाइज करें तो क्या आप हमें कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगी, क्या सोच होती है उनकी? ओके, देखिए सबसे पहले उनकी सोच के ऊपर तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो पहले आपने डिस्कशन किया तो मैं उसके साथ मर्ज करूंगी। जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे,
उसके अंदर सबसे पहली बात होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने लिए हेल्पर क्यों रख रहे हैं। हाँ। हमें अपना पर्पज़ ही नहीं पता होता कि हमें क्यों रखना है, यानी हमें किस काम के लिए चाहिए। और फिर जब हमें यही नहीं पता होता तो हम उनके ऊपर जो है इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जाती है और हम कहते हैं यार ये भी तो काम करें, ये भी तो काम करें, हमारा काम ही तो आसान हो रहा है। अब बहुत दफ़ा उनकी साइकी जो इस तरीके से भी होती है कि कुछ लोग मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। वो क्या करती हैं कि पहले वो अच्छा गुडी गुडी पिक्चर दिखाकर आपको आपके ट्रस्ट को गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप अच्छी तरीके से उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर वो अपना काम आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू करते हैं ताकि आपके ट्रस्ट जो है वो अच्छी तरीके से उन पर रहे और आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाए। मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है? इट्स ना कॉग्निटिव कन्फ्यूजन, आपकी स्टेट होती है जो आप देख रहे हैं और जो आप सेंस कर रहे हैं। यानी आप देख तो रहे हैं कि बहुत अच्छी गुडी गुडी पिक्चर है और सेंस ये करें नहीं यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ है। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन बता रही होती है आपको, या ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो रहे होते और हैं आप झटक रहे होते हैं, आप झटक रहे होते हैं, नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं ये सकता, तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छे, नहीं इसने तो मेरी बुरे वक्त में बड़ी मदद की है, हेल्प की है, या सारा दिन बेचारा काम करती रहती है या बेचारी काम करती रहती है और मेरे तो इतने सारे काम करती है। सो जब आपके अंदर ये वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाता है तो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, राइट, और आप उस रियलिटी से जो है वो दूर भाग रहे होते हैं। देन फिर अब जाहिर सी बात है जब आप रियलिटी से दूर भाग रहे हैं तो आपने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। अब वो उस कंट्रोल को, आपका रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया। अब वो जैसे आपको चलाएगा आप पपेट की तरह चलते जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को भी उनके हवाले कर देते हैं। बाकी हमारी सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो तो हम कैसे रखते हैं, नहीं टाइम सही से रखें, वो चीज़ पे रखें, लेकिन बच्चों को आप उनके ऊपर छोड़ के चले जाते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट कम्प्लीटली बना देते हैं। फिर क्या होता है फर्दर, ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि उन लोगों के अंदर एक डिप्राइव कम्युनिटी होती है और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ और नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो एट टाइम्स इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। जब वो आपकी सारी चीज़ें, आसाइशें, सब कुछ देख रहे होते हो तो इंसान के अंदर एक ख्याल आता है और वो रिफ्ट, हाँ आपका कहने का मकसद है एक रिफ्ट, एक बगावत वाली चीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। यस, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी है, इनके पास क्यों है हमारे पास क्यों नहीं है, तो इसलिए आपसे वो चीज़ लेना या आपकी चीज़ वो चुराना अपना राइट लगता है उनको। उनको लगता है कि समंदर में से हम कतरे ले लेंगे। यस, कतरा ले लेंगे और अगर थोड़ा सा ले लिया तो कुछ तो नहीं हुआ, बस इतना सा तो लिया है और ये हमारा राइट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें कि आप सब कुछ उनके सामने अगर अपना सामान दिखा के हर चीज़ उनके सामने करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का। मेरी अम्मी का एक जुमला मुझे याद है कि गरीब का ईमान मत आजमाओ। यस, मैं अपने घर में ना पर्स कंधे पे रख के घूमती हूँ, ऊपर गई हूँ तो कंधे पे, मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन देखो 3-4 सर्वेंट्स घर में हैं, आपको तो नहीं पता, आप उनको ललचा रहे हो, पर्स उनके सामने छोड़ के उनको क्या ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, वो देखते हैं कि हम चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़ी हुई हैं, भूल गए पैसे, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, रख के भूल गए, उठा लें। यस, तो मेरा ख्याल है ख्याल नहीं रखा अपनी चीज़ों का और आपने उनके सामने हर चीज़ की नुमाइश कर दी और आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रखी, क्योंकि अरे बाजी ये तो बड़ा महंगा होगा और आप उनकी कीमत बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, हाँ ये तो इतने का है, ये तो इतने का है, मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया। और इस तरीके से आपको नहीं पता अनकॉन्शियसली क्या चीज़ उनके दिमाग के अंदर चल रही है, किस तरीके से उन्होंने उनकी किस महरूमी को ट्रिगर कर दिया और जिसकी वजह से बाद में वो आपके साथ स्टीलिंग के केसेस और बिल्कुल वो ये चीज़ देखते हैं कि हम लोग कितने आराम से रह रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ लड़का काम करता था, उसमें ये था, वो तो कहता था मुझसे, कहते हैं अल्लाह ने हमें गरीब क्यों बनाया है और इन अमीरों को देखें ये यूँ करते हैं, ये करते हैं। तो वो होता है उनके अंदर एक ये आ जाती है चीज़। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो एक ही आई थी जिसका मैंने किस्सा सुनाया। तो एक दफ़ा मैंने ये किया कि पुलिस तो शक हुआ है, लिपस्टिक गई है, चैपस्टिक गई है, तो सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे। तो मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि आके, सिर्फ ज़ाहिर यूनिफॉर्म में होते हैं कि डर जाएगी, ज़रा सा आके डरा देना। आए वो चारों, अच्छा वो तो आए, वो तो पूरा घर देखते हैं कि आप सच कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं, कोई और मसला ना हो। तो वो आए, उन्होंने पूरा घर देखा, ये कौन है, मैंने बता दिया था इससे ज़रा पूछगछ कर लेना, ये कौन है, मैंने कहा अभी नहीं रखी है, अच्छा अपना पता दो, सब लिख रहे हैं, सब उसको डरा रहे, क्या मजाल जो डरी हुई,
इतनी शातिर लड़की थी, औरत थी वो, इतनी शातिर कि हाँ हाँ घर चलो, घर देख लो हमारा, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। और उसने जो चोरियाँ की हैं, मेरे जिसको कहते हैं ना आंखों से सुरमा निकालना, बिल्कुल वो निकाला है। मैं बैठ के अलमारी सही करवा रही हूँ अपनी, और किस वक्त मेरा कौन सा सूट उसने उठा लिया। नहीं, मैंने तो कल कह रही हूँ, सॉरी, पहले पिछली दफ़ा कोई मेड्स पे प्रोग्राम किया था, जिस मेड ने नहीं पूरी अपनी एम्पायर खड़ी कर ली है। कोई पुलिस जो आई थी पुलिस से, उन्होंने पूरा एक डिटेल्ड हमें पूरी वीडियोस भी हमने देखी, वायरल हुई थी कि उसने अपनी गाड़ी बना ली है। तो मैंने तो घर में जाके सबसे पहले वो जो कैमरे वाले आए हुए थे, मैंने कहा चलें आप आए मेरे घर में मैंने कैमरे लगा दिए, और मेरे कैमरे ऐसे ना घूमते हैं। मेरे मोबाइल पे ऐप है, और वो मेरे मियाँ के पास भी है वो ऐप, वो मेरे पास भी है, और मेरा बच्चा जो 11 साल का, उस बदतमीज़ ने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा। और क्या होता है, उसको मज़ा आने लगा क्योंकि उस ऐप में माइक भी लगा हुआ है, तो कैमरे से हमारी आवाज़ भी जा सकती है। क्या करें किचन में, ये क्या दाल चावल चुरा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से बैठ के, कहीं से भी बैठ के, आप कहीं भी हो दुनिया में, उतने अच्छे अच्छे कैमरा आ गए जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, जो आपको पूरा जो कमरा जहाँ पे भी आपने लगाना है उसका पूरा एक, आप मूव करते जाएं, वो पूरा एक उसका लुक देता है। और उसके बाद अगर आपको कोई बात करनी है मेड से, उनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, और आपकी आवाज़ भी उधर जा सकती है। मेरी बेटी ने भी पूरे घर में लगवाए हुए हैं, अभी आई हुई थी वो 3 को वापस गई है। वो भी हर वक्त देख रही है, जहाँ उसने सोचा कि मुझे बात करना है, वो फौरन बात की उसने। तो मुझे तो खुद इतना मजा आता था ये देखने में। पता है क्या, उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि वो कैमरा नज़र आने वाला है, वो छुपा हुआ नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो जो मेड्स हैं, जो घर के हेल्पर्स हैं, उनको पता है कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, सो फिर वो सोचते भी नहीं है। उनको पता है कि अच्छा जी ये उधर भी है, उधर भी है, ये तो कनेक्टेड है, ये कहीं भी जाएंगे दुनिया में, और ये नहीं है, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ये मोबाइल से देख सकते हैं कि मैंने उनको बताया हुआ है। अच्छा, वी कैन मॉनिटर यू। तो इसकी वजह ये है ना, आप जो चोरियाँ और आप स्टॉप करने की वजह, आप कैसे आपने स्टॉप कर दिया, जब फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगा तो ही वो चीज़ें स्टॉप होती हैं। लेकिन अगर हमने फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं रखा होता, तभी इसी तरह के बिहेवियर सामने आते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी हमें कॉशियस रहना है कि इतना ज़्यादा ना हो कि अगले को लगे कि हमारी जो है वो देखभाल हो रही है, देखभाल हर वक्त हो रही है, या कंट्रोलिंग टेक्निक से, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेशन। अच्छा मनीषा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी, डॉक्टर मनीषा ताकि सबको पता चल जाए, बड़ी बात है। तो कि जिनके घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में कुछ इस तरह चोरी डकैती या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने आई है? जी बिल्कुल आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो कैमरास के साथ भी टेम्परिंग कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा एक ग्रुप जो है वो मुलविस होता है। अक्सर ऐसे घरों में देखा गया है कि ड्राइवर और जो हेल्पर हैं, कुक हैं, वो सारे मिले हुए होते हैं। और इसमें मोस्टली जो हमें लास्ट मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जब मैं एसडीपीओ दरख्शान थी, तो वो पूरा डिफेंस एरिया में ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमारे पास प्रीवेलेंट थे। तो वो मोस्टली अगर एक जगह से, फॉर एग्जांपल सारे एक शहर से हैं, पंजाब से हैं, एक ज़ात से हैं, उनका बैकग्राउंड सेम है, तो उनकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, और वो एक ही जगह से होते हैं, तो वो पूरे घर पे इस तरह से काबिज होते हैं कि ड्राइवर भी सेम है, कुक भी सेम है, दूसरी हेल्पर भी सेम है, जो अंदर खवातीन हाउस हेल्प्स काम कर रही हैं वो भी उन्हीं के घर से हैं। तो वो एक पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। और दूसरा ये है कि कैमरास जो है वो डेटरेंस के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे एटलीस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि कौन अक्यूज़ था, कौन आया, कौन गया। जहाँ पे बिल्कुल कैमरास नहीं होती तो वहाँ पे डिटेक्शन में हमें इश्यूज़ होते हैं, तो ये उसका फ़ायदा है। बट नॉट नेसेसरली कि फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई नहीं है और कैमरास भी ऑन है, तो वो कैमरास बंद करके सारी वारदात करके निकल जाते हैं पंजाब की तरफ या किसी और तरफ, ताकि वो फिर उनको वापस तो आना नहीं होता। काफ़ी केसेस में कि 15 दिन हुए कि हम लोग नौकरी पे आए थे, 15 दिन में उन्होंने वारदात कर ली और निकल गए। तो इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर दिस इज़ वेरी गुड कि कैमराज इंस्टॉल्ड हों सारे घरों में, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर कैमराज होंगी तो वारदात नहीं होगी। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ा हमारा सिक्योरिटी मेजर होना चाहिए, दैट इज़ ट्रस्ट। जो आपका पुलिस और पब्लिक में एक गैप है, क्योंकि सिंध पुलिस की तरफ से हमारे पास एक ऐप है, एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड टेनेंट एंड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
जिसके थ्रू आपके पास अगर कोई भी मुलाजिम आता है तो आप उसकी सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं मुतलका थाने में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुतलका थाने में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके घर का एम्प्लॉय है उसका शनाख्ती कार्ड हो। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे घरों में ऐसी बच्चियां रखी हुई हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं होता, उनके पेरेंट्स का शनाख्ती कार्ड कभी किसी का होता है, किसी का नहीं। अब ज़्यादातर का होने लगा है क्योंकि फिर जॉब्स ही नहीं मिलती। जैसे मेरी कॉलोनी में तो आप किसी को घर में रख ही नहीं सकते अगर उसका एक कार्ड ना बनाओ, तो वो छुट्टी के बाद आना जाना उसका मुश्किल होता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का जो भी हमारी कॉलोनी में काम करता है उसका एक कार्ड बनता है जिसपे पुलिस फाइल, पुलिस हिस्ट्री, आपका एड्रेस, वो सब होता है। तो उससे काफ़ी सेफ्टी रहती है, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी इसी तरह की एक वारदात हुई कि घर से पूरा जेवर, घर में शादी थी, पूरा जेवर गायब हो गया। परेशान हो गए घर वाले कि गया कहाँ जेवर, क्योंकि हमारे तो रोड्स पे भी कैमरास लगे हुए हैं, हमारे तो जो गेट के बाहर आना जाना वो सारी जो है सुपरविजन होती है गार्ड्स की। तो पता ये चला कि जो घर के मुलाजिमीन थे आस नेबर्स के, वो आपस में मिल गए और मेड ने चोरी की, ड्राइवर को सामान दिया, ड्राइवर ने डिग्गी में सारा जेवर रखा हुआ और वो पूरी रात पूरा डंडोरा पीट लिया। पूरा वो कहते हैं ना बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, वो पूरा ढूंढते रहे, पुलिस जा रहे हैं थाने, ये वो, और गाड़ी की, अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में जो ड्राइवर हैंडल करता था उसकी गाड़ी की डिग्गी में वो जेवर रहा। उसके बाद ये क्योंकि कैमरे से देखा ना, बाद में ये कड़ियाँ जोड़ी तो पता चला। उसके बाद पता ये चलता है कि जी वो ड्राइवर कहीं गया होगा बच्चे को छोड़ने लेने या जो भी है, बीच में उसे जो भी मौका मिला उसने जेवर आर पार लगाया। वो कैमरे से पकड़ा गया, जो रोड्स पे कैमरे था उससे पूरी कड़ियाँ जोड़ी गई। तो पता चला कि ये दूसरी गली में जो ड्राइवर था ये बेसिकली उसके पास गया जेवर, उसने अपनी गाड़ी में रखा और इस तरह अदला बदला। अब ये केस ऐसा है कि इसमें आप लोगों ने, जो भी कंसर्न विक्टिम था उसने टाइमली इन्फॉर्मेशन दी होगी पुलिस को, उनको इन्वॉल्व किया होगा, तो पूरी वर्किंग हुई होगी, तो उससे वो ट्रेस हो गया। वही ना, मैं बताई हमारे घर के बाहर भी कैमरा है। लोग कहते हैं कि जी 1 महीना पहले हुई होगी, हम लोग 1 महीना पहले घर छोड़ के चले गए थे, हम बाहर थे, तो हमें नहीं पता कि कौन आया पीछे, बस हमारे इतने मुलाजिम हैं जो पीछे काम कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये शनाख्ती कार्ड वाला मैटर, उस पर हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस, टारगेटेड कैंपेन्स चलाई सिंध पुलिस ने कि एटलीस्ट आपके पास सर्वेंट्स के शनाख्ती कार्ड होने लाजमी है। उससे आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा कि इनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है वो जहाँ से आए हैं। बिल्कुल। तो ये हमें भी बड़ी सबसे जो ज़्यादा चैलेंज महसूस हुआ ऐसे केसेस में कि ऑनर्स के पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते। वो कहते हैं कि वो हमारे पास आगे काम की ज़रूरत थी और हम लोगों ने ये बेसिक वर्किंग नहीं। देखें, जब वही डेस्परेट हो जाती है ना खवातीन कि है बड़े दिनों से नहीं मिल रही, तो जैसा तैसा जो मिली बस उसके हाथ पैर होने चाहिए काम करने के लिए, वो रख लेते हैं। ये डेस्परेशन, मेरी अम्मी ने, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरी अम्मी हमेशा घर जाके जो भी मासियाँ रखती थी उनके घर जाके पूरी इंक्वायरी करके हमेशा रखा करती थी। वो इतनी समझदार खातून थी, मगर वो डेस्परेशन में कि घर में शादी थी, एन मौके पे मेहमान आ गए और वो सब भाग गई मेड्स, अम्मी ने सड़क से उठा के मुलाजमीन रख लिए कि क्या करूं भाई, 4-5 दिन की बात है। उन 4-5 दिनों में मेरी बहन का पूरा जेवर चोरी करके वो ले गए, मम्मा के डेस्परेट होने की वजह से। सो ये जो हम डेस्परेट हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं यार, 2 दिन घर गंदा पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, बर्तन नहीं धुलेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे बड़े नुकसानात जो बेयर करने पड़ते हैं, ये फिर एक ट्रॉमा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं, हमारे साथ फ़रा हैं, फ़रा से पूछूंगी कि ये क्या शेयर हमसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी फ़रा। मैं तो ये कि मेरे हस्बैंड का ना बर्तनों का बहुत बड़ा कारोबार है। अच्छा। तो वो है कि बैंक वगैरह में पैसे नहीं रखते। अच्छा। वो जो है वो सब मेरे हाथ में देते हैं और मैं अपने लॉकर में रख देती हूँ और चाबी मैं अपने साथ लेकर घूमती हूँ। तो पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ तो सब हमें जानते थे। अब जहाँ हम शिफ्ट हुए नाजमाबाद में, तो वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मतलब 1-2 ही जने जानते हैं। अच्छा। तो मुझे मासी की ज़रूरत पड़ी। अच्छा। अब बच्ची का साथ है, मैंने मासी रख ली। 1-2 लोगों से पूछ के वो मासी आई, 2 महीने काम किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो मैं भी उस पर ट्रस्ट करने लगी। वो लड़का आता दुकान से, मुझे पैसे देता, मैं कमरे में जाके लॉक करके अपने दुपट्टे में चाबी बांध के तसल्ली से घूमती कि चाबी तो मेरे पास है। वो भी कुछ नहीं करती, बातें करती रहती, काम करती रहती। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत देर हो गई, वो आई नहीं।
जब वो आई नहीं तो मेरी बच्ची कह रही मम्मा वो आई नहीं, काम फैला हुआ ये वो। मैंने कहा लाओ थोड़ा मैं समेट लेती हूँ जब तक जमीला बाजी आ जाएंगी। अब ऐसा हुआ कि जमीला बाजी आई, मैंने बच्ची से बोला जाओ दरवाज़ा खोलो आ गई। वो आती थी दरवाज़ा खोल के आके अपना दरवाज़ा बंद कर अंदर आ जाती। अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर आई, मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैं बर्तन धो रही थी। उन्होंने कहा लाइन बाजी में धो दूँ। वो बर्तन धोने लगी, मैंने कहा अच्छा मैं बच्ची को सुला देती हूँ। मैं बच्ची को अंदर ले गई, पता चला एकदम ज़ोर से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला, मैंने कहा जमीला को क्या हो गया इतनी बदतमीज़ी। मैंने सर उठाया तो 2 आदमी खड़े हुए और अनजान आदमी बिल्कुल मेरे सर पे खड़े हुए और एकदम आए और बच्ची डर गई, रोने लगी। और जब वो रोने लगी उन्होंने एकदम ज़ोर से मेरे थप्पड़ लगाया और इतनी तेज़ लगाया कि आज तक मैं काँपती हूँ। आप अभी बोल भी रही तो आपकी आवाज़ कांप रही। मीन्स वो इस तरीके से अनजान आदमी देख के मैं डर गई। मेरी बच्ची रोने लगी, उन्होंने छुरी निकाली, बोला गला काट देंगे। और फिर जो है उन्होंने मेरा सीधे दुपट्टा खींचा और मैं तो दुआ मांगने लगी, इज्जत। मुझे तो वहम में भी नहीं आया कि पैसे वगैरह ये कुछ। मैं दुपट्टे से चाबी खोली, सीधे मेरे ड्रॉ पे गए, 4.5 लाख रुपए थे मेरे दुपट्टे में बांधे। कह रहे मोबाइल निकाल। मैंने कहा मोबाइल दिया। कह रहे दूसरा कहाँ है? मैंने कहा इनको क्या पता मेरे पास दूसरा है। मैंने कहा बाहर रखा है। वो बाहर निकले, सब कुछ दुपट्टे में बांधा, चले गए। मैं बाहर रोती पीटती निकली, जमीला जमीला कहाँ हो? देखा तो ना जमीला और ना वो लोग। अब मैं बाहर निकली तो लोग तो मुझे जानते ही नहीं है ज़्यादा। मैं रो पीट के बैठ गई। हस्बैंड आए, क्या हुआ भाई ये हुआ। अब वो कह रहे इज्जत बच गई ना, बस अब थोड़ा सब्र करो। पैसे जाने की कोई बात नहीं है, 4-5 लाख रुपए चले गए, इज्जत बच गई। वो गैर आदमी बिल्कुल, और ये ट्रॉमा होता है और सारी जिंदगी ये चीज़ याद रहेगी। मासियों को रखते हुए भी या गैर आदमियों से वो ऐसे लेकर आ गई तो मतलब डर ही लग रहा है, एक तरीके से खौफ है। अब मैं सारा काम खुद करती हूँ। हाँ हाँ, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी पिछले सेगमेंट में जो यहाँ साहिबा थी उन्होंने डेस्परेशन में आके मुलाजिम घर में रखी, मुलाजिमा रखी और जिसकी वजह से 2 अजनबी लाइक स्ट्रेंजर्स उनके घर में एंटर होते और उनके घर के ऐसी जगह जो शायद लोगों को पता ना हो कि कहाँ लॉकर है और कहाँ पैसे हैं, कितने पैसे हैं, वो लेके जाने। लाइक उनके घर में एक हाथ हो गया, जो कि अभी हमने पिछले सेगमेंट में आपको सुनाया। मैं डॉक्टर सना आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम किसी नए मुलाजिम को हायर करते हैं तो बेसिकली जब आप इतने मैच्योर नहीं होते तो आप उनका फेस रीड भी नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। फिर आपको अगर ज़रूरत होती है तो डेस्परेट होके आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके आप उनको अपने घर रख लेते हैं। तो प्लीज़ मुझे एज पॉइंटर्स बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन हमें रखनी चाहिए। अच्छा, उनकी बातों में जो वो बता रही थी उसके अंदर जवाब भी खुद ही मौजूद थे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी। ठीक है, पहली चीज़ तो जो सारे लोगों को करना चाहिए वो तो जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा था कि पुलिस ने अब सिस्टम कर दिया है कि आप उनकी आईडी कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन वो कर लें, वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप इसके अलावा ये देखें कि वो कितने चर्ब ज़बान है जब आपसे बात करें आपने, और वो उनको बहुत ज़रूरत थी, वो नए एरिया के अंदर आई थी, अकेली थी, तो डेस्परेशन के अंदर रख ली उन्होंने, सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं किया। देन उसके साथ आप ये देखें बात करते हुए कहते हैं हाँ बाजी मैं सब कर लूँगी, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, आपने डिफरेंट बातों में उनके साथ अपने घर की बातें शेयर करना शुरू कर दी होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको देखना चाहिए था कि आपको नहीं करना चाहिए था। आप किसी नए एरिया के अंदर आए हैं और ऊपर से आप अकेले रहते हैं। फिर उन्होंने अपनी बात में ये और शायद इन्होंने उनके सामने लॉकर में पैसे रखे होंगे और उन्होंने यही कहा होगा जैसे उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे पैसे जो है ना वो बाहर नहीं कहीं और रखते थे, मेरे ही हाथ में देते थे और मैं ही लॉकर में रखती थी और चाबी अपने दुपट्टे में है वो चीज़ पे। अब जब एक चीज़ आपके साथ हर वक्त लग रही है तो वो अगले को पता तो चलेगा कि देयर इज समथिंग, और आपने उसके सामने भी कई दफ़ा, जब वो आई ही इस नियत से, जब वो आई ही उस पे चीज़ पे, अगर उस नियत से नहीं भी लेकिन आपके साथ रहते हुए उसको पता चल गया कि आप ये हैं, राइट, और आप हर वक्त ही उसी के अंदर डाल रहे हो, खोल के रख रहे हो
और ऊपर से आप अकेले रह रहे हो। सो अगर आपने किसी को सामने ये जिक्र किया है कि आप तो पैसे घर में इसी तरह रखते हो, और जब दो अनजान आदमी आए उनको कैसे पता था कि वही है, ऑब्वियसली उसी ने बताया था, वही लेकर आई थी, वही रास्ता दिखा कर आई थी। और फिर बातों बातों में आप इनके साथ इतनी सारी घर की बातें ना करें ना, और ना ही उनके सामने लेना देना करें, और ना ही रखें कि आपका क्या सिस्टम है, आप अपने हस्बैंड के साथ क्या बात कर रहे हैं, आप किस तरह से कमा रहे हैं, कौन सा तरीका है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो जब हम इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रेंथन कर लेते हैं और अपनी हर बात किसी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मसले होते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये वाली चीज़ भी जो है ना ओवरलुक नहीं करनी चाहिए। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं छोटी सी तो चोरी है, ये छोटी सी ही चोरी जो है वो बड़ी चोरी का जो है वो सबब बनती है। सो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें या छोटे छोटे रेड फ्लैग्स पहले ही नज़र आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको कन्फ्रंट कर लें, उसको बता दें। जैसे मैंने पहले बात की थी कि जब तक फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, आप जो है उस चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते। तो आप पहले ही बता दें कि मुझे ये पता है, सो प्लीज़ इस तरीके से ना करें। और अगर आपको देना ही, आप ओवरलुक करें तो ओवरलुक क्यों करें, आप दें तो खुशी से खुद दें कि देखो आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, बजाय इसके कि आपको पता है और आपने आंखें बंद कर ली कि हाँ जी चोरी हो रही है, मुझे पता है, मुझे तो कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन बाकी सारे काम तो बहुत अच्छे करती है ना। तो आपने खुद उसको जो है वो शय दी है, आपने खुद उसको अलाउ किया है कि ये चीज़ करें। अच्छा, मैं अब आपसे पूछूंगी कि जैसे इन्होंने तो ये बताया, जब कि आप किसी को हायर कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ें देखें उसको हायर करने से पहले। मुझे आप एज पुलिस बताएं कि हमें बेसिकली अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए किसी को हायर करने से पहले। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है कि आप उनके शनाख्ती कार्ड लाजमी अपने पास रखें और उनकी वेरिफिकेशन कराएं। आप देखें कि जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तो आप उनको साथ ले जाएंगे थाने पे, और उनकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी, और वो इस तरह से कैमरा में पूरा उनकी खौफ डेवलप हो जाएगा तो कि भाई वो कुछ जो करना है उसको पता होगा लाजमी कि जो है मैं थाने पे जा चुकी हूँ, मेरी पिक्चर वहाँ पे मौजूद है, मेरा शनाख्ती कार्ड पूरे रिकॉर्ड में है, तो मैं पकड़ी जाऊँगी आज ना कल, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा हर जगह पे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। हमारे पास अक्सर लोग क्या करते हैं, इवन ऑफिसर्स हों या दूसरी वो हो, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स में, तो कहते हैं कि आप वैसे ही बस आप वेरिफिकेशन कर दें। हम वैसे कैसे कर दें वेरिफिकेशन? सो आई ऑलवेज़ कीप टेलिंग देम कि ये जो थोड़ा सा आप पेन्स लेते हैं कि आप उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर कराएं, तो ये आपको फ्यूचर लॉसेस से बहुत ज़्यादा बचाती है। एंड ऑल्सो दैट एम्प्लॉई नोज़ कि मैं ऑलरेडी मेरा प्रोसेस जो है अंडर वेरिफिकेशन है और मेरा पूरा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है थाने में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से कहते आ रहे हैं लोगों से कि आप लाजमी करवाएं। दूसरा ये कि जैसे इन्होंने कहा कि आप पेट्रन्स नोटिस करें। जैसे पहले जिन्होंने अपना केस शेयर किया, उन्होंने कहा कि वो अंदर आई, उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा और ये उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन व्हाट शी चोज़ टू डू इज़ कि वो बच्ची को लेके अंदर चली गई कि वो खुद देख लेगी। तो आपने ये सबसे पहले लाजमी देखना था कि दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा, दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। जब वो अंदर आई है तो वो दरवाज़ा फ़ौरन बंद करवाना था या बंद करना था। दूसरा ये है कि हो सकता है कि हर बंदा अफोर्ड ना कर सके, बट स्टिल कैमरास जो हैं वो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि आपकी कैमरास लाजमी होते हैं। लाइक अगर आप 2 कैमरा लगाएं तो 18,000 के अंदर अंदर मतलब ये तो मैं बता रही हूँ जो मेरे पास ऐप वाला है, वरना 3,500 से शुरू होते हैं कैमराज जो हैं। कोई अब इतने महंगे रहे नहीं हैं, लोगों को लगता है ये तासुर बना हुआ है, मगर अब वो कैमरास हर क्वालिटी के आते तो वो अब इतने महंगे रहे नहीं है। वो कुछ होते हैं कि वो वाईफाई से चलते हैं, कुछ होते हैं उनकी तारे वारे लगी होती हैं कई, तो उससे आपको कुछ भी हो एक खौफ रहता है कि भाई हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उसमें रिकॉर्डिंग्स भी होती है उनके। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है केस की डिटेक्शन करना। ऐसे कितने केसेस थे जिसमें कैमरास की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हो गए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहूँगी। एक बार हमारे पास अटेम्प्टेड हाउस रॉबरी हुई थी और वो फैमिली यहाँ पे नहीं थी पाकिस्तान में, बट हाउएवर तो उन्होंने जब रीच आउट किया, डिफेंस के इलाके का ये वाक़या था कि आप जो है देखें पीछे जाके, तो हम लोग जब गए तो सबसे पहले वहाँ पे चौकीदार था, और वो बिल्कुल आप उसकी हालत देखते कि वो एक इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में, उसको किसी ने जो है नशा दे के उसको इंटॉक्सिकेट करके बिरयानी खिला, वो अकॉर्डिंग टू हिम के जो है मुझे बिरयानी खिलाई और मैं बेहोश हो गया।
और उसकी हालत इतनी इस तरह से थी कि आपको वाकई में सिंपैथी फील हो उसको देख के कि ये बेचारा जो है सीनियर सिटीज़न वो बीच में विक्टिम बन गया है सारी चीज़ का। लॉसेस नहीं हुए बट एक अटेम्प्ट हुई, तो उस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी वर्किंग की। काफ़ी दिनों तक हमने कहा कि ये बिरयानी वाला वो ग्रुप आ गया है, ये KP से केस से आ गया, ये पंजाब से, तो हमने सारी चीज़ें की। आप यकीन करें कि उस पर काम चलता आ रहा था। 25 दिन बाद वो जो हम लोगों ने जियो फेंसिंग करवाई, नंबर्स निकाले, हर चीज़ की, उसमें हमें कॉल डेटा से पता चला कि उसी चौकीदार जो वॉचमैन था उसका ताल्लुक उस गैंग से था एंड दे वर फ्रॉम द सेम प्लेस। और वो जो बिरयानी वाली एक पूरी कुकड अप स्टोरी थी और वो जो लड़खड़ा रहा था हमारे सामने, गिर रहा था कि मुझे हॉस्पिटलाइज कराएं, दैट वाज ऑल अ ड्रामा। मतलब इस तरह तो से उस घर में कैमरास लगे हुए थे इसलिए वो चोरी हो नहीं सकी। नहीं, कैमरास नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। चोरी वो इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं। ओह। वहाँ पे जो लॉकर रखा था, जो कि वॉचमैन ने अज्यूम किया था कि उसमें बहुत कुछ है, हाँ। वो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी लॉक्स थे उस पे कि उन्होंने बहुत कोशिश की घंटों बैठ के, लेकिन वो खुल नहीं पाया। ओह। और उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे और कोई ऐसी बिलोंगिंग्स नहीं थी, बट क्योंकि वो इतना, जैसे पुरानी हवेलियों में एक लॉकर होता है कि उसमें सारी आपकी धन दौलत उसमें मौजूद है, सो इट लेफ्ट एन इम्प्रेशन कि वो बहुत हैवी लॉकर है और इसमें बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग्स है। बट दैट वाज, मैंने जब ऑनर से बात की तो वो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नथिंग कि कोई और ऐसी बिलोंगिंग नहीं है। बट हाउएवर इफ अगर कोई आपकी हाउस हेल्प आती है या आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत कोई बड़ी दौलत है, क्योंकि वो इतनी आपको अपने लॉकर्स भी जो है ना इतने विजिबल नहीं रखने चाहिए। बहुत सारी ऐसी अलमारियां बनती हैं जो अलमारियां खुलती हैं, चोर उसके खाने होते हैं, उसके अंदर लॉकर होता है। आपको इतनी विजिबल लॉकर्स नहीं रखने चाहिए। वही वाली बात कि गरीब का ईमान मत आजमाओ, क्यों टेस्ट ले रहे हो भाई, है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं कि चोरी चकारी से ज़्यादा भी वही वाली बात है, पैसा, माल, दौलत, ये आनी जाने वाली चीज़ें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक आपके जज्बात, आपकी हेल्थ। अक्सर हम नहीं देखते, ख़ास तौर पे रील्स आती हैं कि बदला लेने के लिए वो उस मासी ने यूरिन जो है वो आटे में मिला दिया या कुछ ऐसी। सीरियसली मैं सच कह रही हूँ कि बदला लेने के लिए इस तरह की चीज़ें बाकायदा रील्स आती हैं, रिकॉर्डिंग हुई भी होती है कैमरा से। सो वो वाली चीज़ें भी एक टाइम बॉम्ब है आपके लिए कि आप सोचिए आप किसके हाथ का पका हुआ खाना खा रहे हैं, कौन है आपके किचन में। आपने अगर डांट दिया तो बदला लेने के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं। घर में लड़ाइयाँ करवाना, ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना और आपकी हेल्थ से खेलना, ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि धन दौलत आने वाली चीज़ है, एक हमारे पास इसी तरह से विक्टिम थे, तो मैं उनकी काउंसलिंग कर रही थी कि कोई बात नहीं कि एक मटेरियल लॉस तो हम देख लेंगे, बट वी आर थैंकफुल कि आपकी जान बच गई और दूसरी चीज़ें। तो मुझे आज भी उनका जवाब याद है। उन्होंने कहा कि नो, ये आने और जाने वाली चीज़ नहीं है, इट वॉज माई हार्ड अर्नड मनी, जो मैंने सारी उम्र मेहनत लगा के मैंने इतने पैसे कमाए। और चाहे आपके पास कितनी भी ज़्यादा पोजीशंस हो, बट इट्स यूर हार्ड अर्नड मनी। और हम लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते कि हर दिन में कि हम लोग कितनी एफर्ट्स लेते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो आप लोग कमाते हैं या हम लोग कमाते हैं, तो वो हमारी सारी एफर्ट्स होती हैं हमारे हर एक दिन की। चाहे तो वो उसकी जो वर्थ है, एफर्ट्स है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। सो इट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल टॉर्चर फॉर अ विक्टिम। हमारे पास एक खातून थी जिनकी चोरी हुई इसी तरह से, और जिसके घर के ही मुलाजमीन थे, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उनकी जो ज्वेलरी थी उनकी नानी के ज़माने से उनको गिफ्ट की गई थी, एंड वो जो बहादुर शाह जफ़र का टाइम था, मुग़ल इराक़ी दौर की जो ज्वेलरी थी वो उन्होंने वो इनहेरिट की थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल और एंटिक ज्वेलरी। जब वो दिखा रही थी तो एज अ वुमन में भी कांप रही थी कि किसी की लाइफ की इतनी बड़ी पोजीशन चली गई। हमने 50% तो रिकवरी कर ली, लेकिन 50% इन्होंने ऐसी जगहों पे बेच दी थी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे सेल नहीं करते, वो थोड़ी सी एक ज्वेलर के पास, थोड़ी सी अलग ज्वेलर एक शहर के बाहर, एक दूर दराज इलाकों में। तो 50% तो हमने रिकवर की थी, लेकिन वो जो 50% रह गई थी, इतनी बड़ी ज्वेलरी और वो बड़े बड़े जेवर, ऑर्नामेंट्स, तो वो आप उनकी हालत देखते
वो मुझे बड़ा मैसेजेस करती थी कि आपने 50% रिकवरी करा दी है, लेकिन ये जो 50% है वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट करूं मैं उस दौर की ज्वेलरी में वापस नहीं ला सकती। तो इट इज़ अ हेवी लॉस ऑन देयर पार्ट। बिल्कुल। तो इसकी मैं चलती हूँ। अब हम चोरी और डकैती के अलावा और क्या ट्रॉमा हमें मिलते हैं, वो लोग जिनके बगैर हम रह नहीं सकते। एग्जैक्टली। सो मेरे साथ इस वक्त है सना जी। सना, आप क्या शेयर करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी स्टोरी ये है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मैं भी ऑफिस में जॉब करती हूँ, घर में बैठकर कुछ ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जाते, शाम को आते थे। मेरा 2.5 साल का उस वक्त बेटी थी ना। फिर जब मैं दोबारा कंसीव हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि अब मुझे फुल टाइम वाली जो है वो मेड चाहिए। हाँ। क्योंकि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, घर, बच्चे, ऑफिस सब मैनेज करना। तो वो मेरी छोटी छोटी ज़रूरियात को जो वो देख लिया करे। तो मैं इसी तरह सर्चिंग कर रही थी तो मुझे शमीम बाजी मिली। और अब यकीन माने, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। मैं हवाओं में उड़ने लग गई कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनको कुकिंग के लिए नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो डेली रूटीन में जो है खाना बनाने लग गई। एक से एक खाना बना रही हैं, मुझे खाना बना कर दे रही हैं, मेरे बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रख रही हैं। बहुत बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया कि मैं एकदम टेंशन फ्री होकर बस अपने काम पर फोकस करने लगे। अच्छा, साथ साथ ये होगा, जब मैं घर पर होती थी ना तो मैं जो है इनके साथ अक्सर अपने दिल की बातें शेयर कर लेती थी। अम्मी का फ़ोन आ जाए तो मैंने कह दिया कि आज अम्मी ने ये कहा मुझे, जब मैं गई थी तो ये बात हुई, बहन ने ये कहा। तो वो क्या करती थी, वो मुझे कहती थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ गलत कर रही हैं, तुम्हें बोलना चाहिए बेटा। वो इस तरह कहती गई। मैं कहती थी अच्छा हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वाकई ऐसा होना चाहिए। मैं अक्सर अपने दिल की बातें जो है वो उनसे शेयर करने लगी। शौहर की भी बातें होती थी कि भाई इन्होंने मुझे ये कहा, तो वो कहते थे आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आपको इनके साथ आप भी थोड़ी सी रूड हो जाओ, बात ना करो, नाराज़ हो जाओ, ये करो। बहनों के साथ मेरा झगड़ा होने लगा, अम्मी के साथ, शौहर और मेरे बहुत सारे मामलात में जो है वो अनबन होने लग गई। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि मैं और मेरे शौहर, हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम हर मंथ ग्रोसरी करें। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 6-7 मंथ की एक साथ ग्रोसरी करके रख दिया करते थे। फिर जब वो जो है वो 2-3 महीने में ख़त्म होने लगे। लेकिन अब मैं इतनी मासूम कि वो ऐसा बना के दे रही है, मैं हो सकता है भाई वो इतना कर रही हैं तो जल्दी जल्दी सारे चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इस तरह लाइफ गुजरती गई। एक बार जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई, उनका रमज़ान का मन था। अच्छा, तबीयत ख़राब हुई, इन्होंने तो एक बार मुझसे 5,000 लिए, 10,000 लिए, 15,000 रुपये उधार लिए। तो मैंने दे दिए। मैंने कहा नहीं, बेचारी मेरा इतना साथ देती हैं, इतना मुझे समझाती हैं, चलो मैं इनका ख्याल कर लेती हूँ। अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई, पैसे वगैरह लेकर उन्होंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ना काम। वो बहरहाल वो चली गई। जब वो चली गई ना मेरी घर से, मेरी दुनिया से, इसके बाद जो वो मैंने मेन बात जो थी वो रियलाइज़ की, वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। सर में तो मेरे 24 घंटे दर्द रहता था। अच्छा, जब वो गई तो मेरे अम्मी से मेरे मामला दुरुस्त हो गए, मेरी बहनों से मेरे सारे मामला क्लियर हो गए, हस्बैंड से जो मेरा डेली बेस पे झगड़ा होता था वो भी सारा सॉर्ट आउट हो गया। और अब जब मैंने बाद में सोचा कि मैं ये शायद मेरी उन कोताहियों का नतीजा था जो मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी। और उन्होंने मुझे, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी डाल दी थी कि मुझे अपने इतने खूबसूरत रिश्तों से नफ़रत सी होने लगी थी। मैं बेजार हो गई थी उनसे। लेकिन जब वो चली गई तो इसके बाद सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पर आ गई। मेरी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो गई। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और बहुत कहा कि ये तुमने अपने घर में जो शमीम बाजी का जो रट लगाई हुई थी और जो तुम बहुत खुश थी, बहुत हवाओं में उड़ रही थी, ये सब इनका नतीजा था। उन्होंने तुम्हारे अंदर इतना जहर घोला कि तुम हमसे ही बदजिन हो गई। मेरे शौहर से मेरे मामला ठीक हो गए, बहनें मेरे मुझसे खुश हो गई। आपकी डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस तरह ब्रेन वॉश करना, किसी को किसी के मामले में भड़का देना, ये सारी चीज़ें भी घर का हिस्सा हैं और बेयर करते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत इस तरह की चीज़ें बेयर की हैं, आप लोगों ने भी की होंगी। छोटे से ब्रेक के बाद निकालते हैं इसका भी कोई हल। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, जो पिछला हमने डिस्कशन की थी कि आप इतने शहर में, बेसिकली मैं इसको ये कहूँगी कि आप कभी कभार अपने जो आपके पास हेल्पिंग हैंड्स होते हैं उनके इतने शहर में होते हैं कि आप अपने रिश्ते, अपने खूनी रिश्ते, आप अपने वो लोग जो कभी आपको हार्म नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ होने लगते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो और बहुत सारे लोग आपको अपने शहर में करते भी ऐसे हैं, उनको बातों में घेरना आता है कि वो अपने फ़ायदे आपसे निकलवा सकें और वो आपसे बिल्कुल जो है ना लॉयल नहीं होते। मगर क्योंकि आपको दुनिया का नहीं पता होता ना, आप शायद घर में रही होती हैं, इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं होती या आपकी उम्र छोटी होती है, उसकी वजह से आप उनके शहर में आ जाते हैं। सो क्या ऐसा करें वो सारी बच्चियां भी जो देख रही हैं, क्योंकि नई नई शादियाँ हुई है, घरदारी अभी अभी संभाली है और उनको ज़ाहिर है शहर में नहीं आना, तो वो क्या ऐसा करें कि वो थोड़ी सी ख़बरदार रहें कि हम ना फंसे इन चक्रों में। सब इस वाले केस में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसके अंदर बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। हम बाउंड्रीज सेट नहीं करते और उसने अपने ही उसमें बताया कि उसका काम खाना पकाना नहीं था, लेकिन वो खाना पका के भी एडिशनल उसने जो है वो बाउंड्रीज़ को ब्रीच किया और आपके ट्रस्ट को गेन किया। दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पर अगर हमें अपना कैथारसिस करना है, हम होता है ना, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं होता, आइसोलेटेड होते हैं और बहुत सारी बातें पाइल अप होती हैं, जमा हो जाती है, तो हमें किसी ना किसी के साथ शेयर करना होता है और अपना कैथारसिस इमोशनल करना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे रिश्ते होने चाहिए कि जिनके साथ हम अपनी बात को शेयर कर सकें, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो या उनके अपने हस्बैंड हो या उनकी अपनी फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी है कि आप मेड से ही सारी बात करें, राइट? तो अगर आप उसके साथ अपना सारा इमोशनल कैथारसिस करते हैं, सब कुछ उसके साथ बताते हैं, तो इसका मतलब है आपने उसको खुद राइट दिया है कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेरेंस करे। फिर अगर आपने किसी के साथ कोई बात शेयर करनी है तो उसका मेंटल कैपेसिटी कैलिबर भी देखें कि क्या है, क्या आपका, क्या आप कितनी एजुकेटेड है और आप जिससे बात करिए और जिससे मशवरा मांग रही है, उसके वो आपको बेचारी अपनी अक्लदानी के हिसाब से मशवरा देगी। बिल्कुल, तो उनका अकल कितनी है और कितना ज़्यादा आपको उनकी बात के ऊपर रिलाई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा गेन कर लिया था कि आप ब्लाइंड हो गए थे और आपको उनकी हर बात अच्छी लग रही थी और ऊपर से उनका अंदाज़ बहुत अच्छा था कि जिसकी वजह से आपको लगता था वो तो इतने मीठे लहजे में बात कर रही है, तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी कि वो जो भी कह रही है वो बहुत अच्छा कह रही हैं। तो इसलिए आपको अपनी बात को या अगले को ये भी देखना है कि किसका जो डिसीजन या जो किसी का आपको मशवरा है वो कितना वैल्यूएबल है और उसके ऊपर कितना आपने जो है अमल करना है और कितना नहीं करना है। फिर सबके पैटर्न्स को देखें। हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके सिर्फ अल्फाज को सुन रहे होते हैं और पैटर्न्स को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे होते। एक दफ़ा उसके डिसीजन या उसके मशवरे ने अगर आपको जो है हार्म किया है तो आप थोड़ा सा अपनी आंखें खुली तो रखें, विजिलेंट तो वो कि ये दूसरी दफ़ा ना हो, 2-3 दफ़ा। जैसे मैंने इसलिए कहा कि यंग बच्चियां बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत शहर में चली जाती, क्योंकि जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे। मेरी शादी के बाद जब सबके अलग अलग घर हुए, मेरा एक छोटा बच्चा भी था और उस वक्त मैं खुद बहुत यंग थी, तो एक बड़ी उम्र की खातून हमने हायर की और वो हमारा छोटा सा अपार्टमेंट था, वो सारा काम करती थी मेरे घर का और वो बहुत सलीका शार, झटपट खाना पकाया, ये किया वो किया, सब कर लेती थी। तो मैं ना बड़ी एक उनके शहर में मुब्तला होने लगी कि बड़ी सलीका शार थी, मेरे बच्चे की भी मालिश कर रही, मुझे सिखा रही और मैं ज़ाहिर है बिल्कुल यंग थी उस वक्त, तो मैं कहती थी ओ इनको तो सब आता है वो, तो मैं बिल्कुल ना उनके जिस तरह वो शहर में उनके वो गई थी, तो मेरे लिए भी ना वो बड़ी एक रिस्पेक्ट की एलिमेंट और मैं लगता था उनके बगैर मेरा घर चल ही नहीं सकता ना। मैं उन पर इतना ट्रस्ट करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता, कभी मेरी मदर इन लॉ या मेरी नांद आती तो ये साहिबा उनके साथ बातें करती, मैं नहीं हूँ रिकॉर्डिंग पे गई हूँ या ये उनसे बातें करती, करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे और मेरे इन लॉज के बीच में रिफ्ट आना शुरू हो गई है और मेरे मियाँ मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे इस हवाले से, लेकिन मुझे थोड़ा रिफ्ट फील हुई कि क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और हमारी वो मोहब्बत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूरी पेश आने लगी। सो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ना अम्मी और जो मेरी नंद है उनसे बात करने की ज़रूरत है, तुम उनसे बात करो। मैंने कहा हाँ, मुझे थोड़ी वो खिंची खिंची लग रही है, क्या रीज़न है? तो मेरे मियाँ ने उस दिन वो छुट्टी पे गई हुई थी औरत, मेरे मियाँ ने मेरी
मदर इन लॉ को और मुझे आमने सामने बिठाया और मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, और जब हमने आपस में बात करना शुरू की तो पता चला कि वो खातून डबल गेम खेल रही थी। वो मेरी मदर इन लॉ के कान भर रही थी मेरे खिलाफ कि मैं ऐसे कहती हूँ, मैं वैसे कहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, क्योंकि हम अलग अलग घर में शिफ्ट हुए थे नए नए, और वो मुझे पॉइजन कर रही थी उनके खिलाफ कि वो उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। और जब मेरा तो दिमाग ऐसा मतलब अजीब हो गया कि ये क्या उन्होंने बातें की, बहुत फजूल बातें कि मैं अपने मियाँ पे जादू करवाती हूँ, ये बिल्कुल जाहिलाना बातें उनके दिमाग में डाली, तो वो पता नहीं मुझे क्या समझने लगी। और फिर वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन उसमें मैं मेरे हस्बैंड का एक हाथ था, बिल्कुल, क्योंकि मर्दों को दुनिया का पता होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। उसने वो सारी चीज़ें क्लियर कराई और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर नज़र आने लगी कि मैं शहर में थी उनके, और मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो रही थी उनके शहर में होने की वजह से। ये बहुत ज़रूरी है ना कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। उन्होंने देखा कि कोई ना कोई पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो इसको आपस में बैठ के जो है वो कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी को तो विजिलेंट होना चाहिए ना। हम क्या करते हैं, सारे के सारे ब्लाइंड हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। आप लोग हुआ कभी किसी के शहर में आप लोग मुब्तला हुए हैं और इमोशनल नुकसान उठाया है? अच्छा, मुझे लगता है कि अक्सर घरों में जो ख़वातीन अकेली होती हैं ना, उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में रही तो कभी मौका मिला नहीं इस तरह का। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ज़्यादा झगड़े होते हैं मेड्स की वजह से। इधर को कुछ लगा दी, उधर को कुछ लगा दी, बाजी ने 2 कपड़े दे दिए, वो खुश हो गई, उधर बाजी ने तो मुझे 2 दिए हैं, आप तो देती ही नहीं है, मतलब लाइक ये वाली चीज़ें। अच्छा, मैं ज़रा सा कॉन्शियस उस वक्त होती हूँ जब हेल्पर और मतलब बहू है हल्के हल्के बात कर रहे हैं, उस वक्त लगता है कि कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात हो जाती हूँ, खौफ होता है कि शायद गलत तो नहीं हो रहा कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुमको तो पता ही है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मेरी बहू के, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं ये मेरा वहम है। नहीं, वैसे होता तो है। मुझे अब याद आया आपके कहने पे कि एक मेरी जेठानी और मैं शुरू से हम लोग साथ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक आया रखी। अब वो जो थी ना, वो इस तरह की इधर उधर करती थी, और इत्तेफाक से मेरी जेठानी का मैका भी बिल्कुल साथ था, तो वो अक्सर जाके कभी वहाँ कि मेरी बातें या वहाँ से आके तो ये थी। लेकिन वो शुक्र है कुछ कम अरसे के लिए रही, फिर वो चली गई। अक्सर घरों में लड़ाइयाँ जो बच्चा संभालने वाली होती है उनकी वजह से होती है, क्योंकि बच्चा संभाल कर वो तो बच्चा सो गया, उनके पास बहुत टाइम होता है। नहीं, और फारिग वक्त संभालने वाली अंदर ज्यादा रहती है ना, जैसे कुक तो चलो अपना काम किया बाहर निकल, लेकिन ये मुस्तकिल घर में रहती हैं, तो वो सब चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा समझदारी की उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि आपने इमोशनली किसी से ब्लैकमेल नहीं हो, वो वाली बात। और अक्सर क्या होता है कि हम जब ख़ास तौर पे बहुएं इसी तरह सास से नाराज़ होके या मियाँ से नाराज़ होके कुछ अपना वेंट कर देती हैं, मासी को बोल देती हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने राज, अपने दिल की बातें बता दी, तो अब उनको डर लगा रहता है कि ये मेरी सास को जाके ना बता दे हर वक्त। हाँ, बस सास को भी मोहतात रहना चाहिए और बहू को भी दिल खोल के ना बैठे उसके सामने, मेयार देखें अपना। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जो मुझे सिखाई थी मेरी अम्मी ने, कि अगर तुम्हारी मासी आके तुम्हें तुम्हारी ससुराल के खिलाफ कोई बात करिए, उसको वहीं स्नब कर दो। आप अपनी बाउंड्री सेट करो कि आपको नहीं सुननी है, आप कौन है भाई, आप आएंगी चली जाएंगी, वो आपके रिश्ते हैं, बिल्कुल, तो उनको ज़िंदगी में घुसने नहीं दो। वो आपके मियाँ के खिलाफ कोई बातें कर रही हैं या कोई ऐसी चीज़, तो आप उनको वहीं स्नब कर दें। बहुत सही बात है, बिल्कुल। तो वो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपके बड़े सिखाते हैं, जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आती है। लेकिन वहाँ पर भी फिर भी आपको आंखें खुली रखनी है। अगर आपने वहाँ पे उनको वहीं शटअप कॉल भी दे दी, जिसको मैनिपुलेट करना आपके नहीं बोलने के बावजूद भी वो 10 बातें लगा सकता है, राइट? तो उसका वो कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए वहाँ पर भी आपको विजिलेंट होना है, अपना कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अपने रिश्तों के साथ ओपन रखना है, ताकि कहीं और आपको कोई और किसी तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके या मैनिपुलेट ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ीला है। अच्छा, मैं जो हूँ एक पार्लर रन करती हूँ, तो मुझे ना 24 आवर्स के लिए, मेरे 2 बच्चे हैं ना, बेटी थी और एक बेटा ना, तो मुझे 24 आवर्स के लिए एक मेड की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से ज़िक्र किया, तो फिर उन्होंने जो है मुझे एक रेकमेंड की, बहुत तारीफ़ की उन्होंने। तो वो जब आई भी तो उनका नाम कौसर था।
तो मैंने जब उनको अपने घर में रखा तो मैंने ये नोट किया कि मतलब यानी कि माशाल्लाह घर बिल्कुल अच्छी तरह से चला रही थी वो। और क्योंकि मेरी कपड़े धोने की और वो सफाई की मासी अलग आती थी तो उनको भी देखना, क्योंकि मैं तो सुबह चली जाती थी और रात में आती थी, मैं सेपरेट रहती थी, इन लॉज के साथ नहीं होती थी। तो वही सारा बच्चों को देखना, सब करना, और बच्चे बड़े साफ़ सुथरे, ट्यूटर आ रही है तो उनको भी टाइम पे पढ़ा रही हैं, सब कर रही हैं हर चीज़ ना। तो बड़ा अच्छा सब चल रहा था। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है मेरे हस्बैंड जो है उनसे थोड़ा सा चिढ़ने लगे थे। वो कहते थे कि ये जो हैं बच्चे जो हैं बिल्कुल इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, तुम थोड़ा सा देखा करो। अब वो मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा सा चला रही हैं, बच्चे उसकी बात मानते। तो कहने लगे यही तो बात है कि बच्चे उसकी बहुत ज़्यादा मानते हैं ना। मेरा बेटा जो था उस वक्त 9 साल का था, तो बच्चा तो मेरा बेटा तो समझे बिल्कुल उसी की बातों में ना। अब यहाँ तक 3 साल उन्होंने मेरे साथ काम किया मेरे घर में। तो वो ये था कि बेटे को अगर हमें किसी दावत में जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है, कहीं डिनर पे जाना है, तो वो कौसर आंटी के बगैर तो वो जाएंगे ही नहीं, मतलब उन्हीं को जाना है। और हमें अगर कोई बात करनी है, मैंने या मेरे हस्बैंड ने कोई बात करनी है, तो वो मजाल है जो बच्चा हमारा सुन ले। उससे कहलवाते थे कि कौसर ज़रा इसको बोलो, तो वो सुन लेता था। अब वो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे इसको निकाल दो। मैंने कहा नहीं, मैं निकाल भी नहीं सकती, घर इतना अच्छी तरह चल रहा है और बच्चे भी सब सही हैं, इनकी स्टडीज़ भी सब सही चल रही हैं। फिर ये हुआ कि मेरी अम्मी जो हैं इस्लामाबाद में होती थी, वो कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आई। तो जब उन्होंने भी देखा तो फिर उन्होंने भी कहा कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा इसकी बात मानते हैं। और वो बस यही होता था कि सिर्फ उन्हीं के पीछे पीछे कौसर आंटी और मैं कुछ बोलूँ, मैं आवाज़ दूँ, नहीं सुनते थे मेरी बात ना। फिर ये हुआ कि मैं ग्रॉसरी वगैरह का भी यही हुआ कि जैसे मेरी आदत थी 15-15 दिन के लिए, जैसे ये होता था कि 15 डेज़ के लिए मछली, गोश्त वगैरह सब और नगेट्स वगैरह। अब ये होता हर 2 दिन में 2-3 दिन बाद जैसे बर्गर के पैटी हो गए, नगेट्स हो गए, वो ख़त्म हो जाए। तो उसके जो ये थे कि ये 15 डेज़ में अपने घर जाती थी, तो बीच में उनके ही बच्चे जो है ना, बेटा वगैरह मिलने के लिए आ जाता था। तो अम्मी ने देखा कि मतलब ये तो पैकेट बांध के उसको दे देती थी। और ये था कि फिर जब मैंने पूछा तो नहीं बाजी, ये बच्चों ने तो ज़िद किया था। मैंने कहा 2 दिन में इतना बड़ा पैकेट कैसे नगेट्स का ख़त्म हो गया? नहीं बाजी, ये तो बच्चों ने ज़िद की थी और बच्चों को वो इशारा कर दे, हाँ मम्मा हमने तो खाया था, हमने तो कौसर आंटी को कहा था। मतलब जो वो इशारा करती थी या वो जो बोलती थी ना, बच्चे उसी की ही ज़बान बोलने लगे थे। फिर मेरी अम्मी ने ये सब चीज़ें बातें मुझे बताई कि वो घर की भी चीज़ें मतलब यानी कि सौदा वगैरह भी उसको दे देती है। और फिर ये हुआ कि बच्चा मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हो गया था। और अपने बाबा के साथ भी हम किसी बात में डांटें या वो करें तो वो बस मतलब यानी कि यही मेरी, आप तो घर पे होती नहीं हो, यही मुझे संभालती हैं, यही मेरी अम्मी है, इस तरह की बातें ना बच्चा करने लगा। फिर हमने उनको आपस में डिसाइड करके उसको निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो मेरे बच्चा जो था तकरीबन जब उसको रखा था तो 9 साल का था, फिर बच्चा माशाल्लाह 11 साढ़े 11 साल का हो गया, 3 साल वो रही। तो उसको निकालने के बाद मेरे बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, हमसे बात करना छोड़ दी, इतना ज़्यादा बीमार कि लिटरली वो बेहोश हुआ है और हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा मैं परेशान। और फिर वो कहता था कि बस मुझे कौसर आंटी चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और इस तरह बहरहाल उसका इलाज हुआ है और अभी भी 3 मंथ्स हो गए हैं। बच्चा मेरा मतलब यानी कि जैसे अभी भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आया है, बस उसी को याद करता है। अल्लाह जाने वो क्या तावीज़ गंडे करती थी, क्या घोल के पिलाया था, क्या था, बस जो वो बोलती थी ना वो उसी पे ही अमल करता था, हमारी कोई बात नहीं सुनता था। और अभी भी वो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वो अभी भी याद करता है कि मुझे वो कौसर आंटी से मिलना है, कौसर आंटी, मतलब इस तरह पता नहीं, समझ में नहीं आया। मैं आपको इसलिए आपके पास आऊँगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूँगी, माशाल्लाह मैंने PhD की हुई है मेड्स को के ऊपर क्योंकि मेरे 3 बच्चे, जो मेरा छोटा वाला बच्चा था और ज़ाहिर है मैं लाइव शो करती थी तो मुझे ज़रूरत थी एक बेबी सिटर की कि वो साथ रहे। पर मैं क्योंकि ये तीसरा वाला बेटा मेरी एक मैच्योर एज में पैदा हुआ, सो थोड़ा सा मुझे हैंडल करना चीज़ों को आ गया था। तो मैं ना कभी भी अपने बच्चे को इमोशनली नहीं अटैच होने देती थी। हाँ। मैं उसको एज हेल्पर यूज़ करती थी कि ये ला दो, वो कर दो, फलाना कर दो, कपड़े भी खुद निकालना, चीज़ें भी खुद सेट करना, हर चीज़। खाना खाना है तो मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ, अच्छा तुम गरम करके ला दो, खिलाऊंगी मैं। सो मैंने अपने बच्चे को कभी इमोशनली उससे अटैच नहीं होने दिया। कोई बातें करनी है तो वो भी मैं ही कर रही होती थी, मैं उसी तरह का क्वालिटी टाइम बच्चे के लिए निकालती थी। नहलाना धुलाना है तो अगर वो हफ्ते में 3 दफ़ा कर रही है, छोटा बच्चा है अगर, तो मैं बाकी दफ़ा मैं कर रही होती थी। सो कभी भी मेरा बच्चा जो है 2-2 साल, मेरे पास फिलिपिनोज भी नहीं, मेरा बच्चा कभी भी किसी के जाने पर उदास नहीं हुआ, जिसको वो पसंद भी करता था। सो मैं ही सोचती थी कि मैं इतना सुनती हूँ बच्चे जाने से बीमार हो जाते हैं, कोई जाता है, रखना होता है कि ये क्या होता है, तो मुझे उस वक्त कि ये क्यों नहीं होता, इसको क्यों नहीं फ़र्क पड़ता
कि ये जा रही है और ये तो बड़ा से बड़े हर वक्त उसका नाम लेता रहता था, खेलता भी था, तो ये क्यों नहीं होता? तो फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि शायद ये इसलिए नहीं होता कि मैंने उसको अपने आप से इतना लगा के रखा कि उसकी कोई ऐसी, मेरी कोई ऐसी कमी वो उससे पूरी नहीं करता था। यस, तो इसमें बैलेंस रखना माँ का काम है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं काम करती हूँ, मैं उसको वो 24 घंटे मैं उसका नहीं ख्याल रख सकती थी। भाई मैं और सुलाती अपने पास थी मैं। हाँ, ये ज़रूरी मैंने है। मेड के पास कभी नहीं बच्चे को सुलाया, कुछ भी हो, आज तक भी हो, यासरा मेरे बीच में ही सोता है, जो कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ। लेकिन एक किस्सा है कि वो भी मियाँ बीवी काम करते थे, बच्चे को छोड़ के जाते थे, मेरे ख्याल से 2-3 साल का था। तो कोई घर आए उनके, कोई मेहमान, बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला, उसने कहा भाई मेरी हेल्पर तो होती है। खैर बहुत अरसे के बाद पता लगा कि वो उस बच्चे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के और भीख मांगती है उस वक्त में। इतनी खौफनाक बात, मैं तो उसको सुन के लरस गई थी कि वो अच्छा अक्सर देखा होगा जो फ़कीरनियाँ मांगती हैं उनके बच्चे सो ही रहे होते हैं, क्यों? बस वो ड्रग के, तो वो इस तरह करती थी। तो बड़े खौफनाक किस्से भी हैं इनके, अल्लाह ना किसी के सामने आए। हमारे पास एक बच्ची काम करती थी, ज़ाहिर लाइव शो था, उसकी शादी भी इसी शो के बाद हुई, उसके बच्चे भी इसी शो के दौरान हुए, छोटे छोटे होते थे, कभी कभार इधर घूम रहे होते थे साथ, मतलब लाइक वो ज़ाहिर छोटी थी तो यार भाई थोड़ा सा लेवरेज देता है कि अच्छा जी आप कोई बात नहीं ले आए बच्चे को, हमारे पास नर्सरी भी इधर है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा खुद तंग होने लगी तो पहले वो अपनी अम्मी के पास छोड़ने लगी, फिर वो भी ज़ाहिर कंबाइंड फैमिली में रहती थी, वो नहीं बच्चों को संभाल पा रही थी, तो वो मजबूरन लाइव शो के चक्कर में वो लाने लगी। फिर उसने एक कोई मेड रखी, वो भी डेस्परेट होके बंदी, छोटी लड़की ही मिली, वो ही रख ली। तो एक दिन शो के बाद उसको वो पता नहीं कि उसको बेचैनी हो रही थी, वो अपने टाइम से पहले घर पहुंच गई। तो वो घर पहुंच रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ी, तो उसको अपनी छोटी सी बेटी की बहुत ज़्यादा रोने की, तेज़ रोने की आवाज़ आई कि वो भागी है। जब वो भागी है तो उसने देखा कि इस मेड ने उसकी बेटी को मारा था, उसके लाल निशान पड़ा हुआ था और इसके हाथ पांव फूल गए। वो 7-8 महीने की बच्ची थी, वो क्या बताती, वो तो अगर वो निशान नहीं देखती और वो उसका चीखना ही सुनती तो उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो उसका बड़ा बच्चा था उसके साथ अब्यूज़ मुस्तकिल हो रहा था और उसको डरा धमका के बोला जाता था अम्मी को नहीं बताना। उस बच्ची ने नौकरी छोड़ दी, उसने कहा मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगी, लेकिन मैं ये इतने छोटे छोटे बच्चों का, उसको वो खुद ट्रॉमा में चली गई कि ये मेरी 8 महीने की बच्ची है, इसके साथ इतनी ये ऐसी हरकत कर रही है, इसको मार रही है, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया होगा। बिल्कुल। तो आपके बच्चों को जॉब्स वगैरह सब होती रहती हैं और एक मुश्किल पैच होता है, वो निकल जाता है। औरतें इसीलिए घर से निकलती हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दें, मियाँ नहीं पूरा कर पा रहा तो अच्छे स्कूल में डलवाना है, वो यही सोचती हैं। लेकिन आप चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में डलवा दें, ये ट्रॉमा ज़िंदगी भर उनके साथ चलता है। सो एक वर्किंग लेडी को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़िंदगी की किस टाइम काम करना है, किस टाइम माँ की ड्यूटी निभानी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, प्रोफेशन कहीं नहीं भागा जा रहा, लेकिन ये बच्चों की उम्र हाथ से निकल जाती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने पिछले वाले जो डिस्कशन थी, कंक्लूजन वहीं निकाल दिया था कि वो बेबी सिटर्स जो आप हायर करें, बच्चों की आयाएँ मासियाँ जो हायर करें, अगर आपको ज़रूरत भी है तो उनको आपने कैसे रखना है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कि जब आपकी कोई भी बुज़ुर्ग घर में होता है ना, तो एक नज़र रहती है, अगर आप गए भी हैं तो एक नज़र रहती है कि वो बच्चे को कैसे हैंडल किया जा रहा है। सही, बिल्कुल। चाहे वो आपकी कोई दूर की भी रिश्तेदार हो, कभी कभार होता है कि उनके पास कोई नहीं होता तो आप उनको अपने घर में ले आते कि आप हमारी बड़ी बन के रहें बस। आप कुछ कहना चाहेंगी इस बात पर? लेकिन हर वक्त आपके पास कोई ऐसा नहीं होता कि वो उस पर नज़र रखे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने अपना इंसिडेंट बताया था कि आपने अपने बच्चे को इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होने दिया, तो उस केस में भी ज़रूरत थी। और ऐसी जो भी माएँ हैं वो अपने बच्चे को किसी और के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट ना होने दें और अपनी प्रेजेंस को प्रेजेंट से रिप्लेस ना करें। हम क्या कहते हैं, बच्चों को कुछ भी चीज़ें ला के दे दी, गिफ्ट दे दी या किसी और के ऊपर दे दिया और ख़ुद टाइम नहीं दिया।
एटलीस्ट क्वालिटी टाइम ज़रूर अपने बच्चे के लिए जो है दिन में कोई भी आधा घंटा, अगर आप घंटा नहीं दे सकते या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो कुछ टाइम तो ऐसा रखें जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखें और आप अपने बच्चे के साथ जो भी बात है उसको ये कंफर्ट दें कि वो आपके साथ हर बात शेयर कर सकें। दूसरी बात ये हमें वहाँ पे भी बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए भी, यस, और अपनी मेड्स के लिए भी कि तुम्हारी हुदूद कहाँ तक है कि तुमने ये मैंने बच्चों को पहले ही बोलते मेरे बच्चे के चेहरे पे प्यार नहीं करोगी तुम, यस, तो उसको लिपटाना चिपटाना, वो जो उसको नीड्स चाहिए इमोशनल, वो मैं दूंगी। इमोशनल हाँ तुम हेल्प करो उसकी, लेकिन मेरे बच्चे के यहाँ पे प्यार नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़, इमोशनल नीड के अलावा फिजिकल नीड के ऊपर भी आम जो बाकी अगर खाना पीना या कोई और चीज़ भी चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जब भी कोई हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है या फ़ौरन हमारी बात मानता है, ऑटोमेटिकली हमारी अटैचमेंट उसके साथ डेवलप होती है। और बच्चों की साइकी यही है कि जो उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देगा बच्चे ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर पेरेंट्स को ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ फेक प्रोमिस ना करें। लाइक काम पे जा रहे तो कह रहे हाँ बेटा आज तुम्हारे साथ टाइम गुजारूंगा, आज मैं तुम्हें ये बना के दूंगी, और वो दिन कभी नहीं आता है, राइट। तो इसकी जगह वो मेड सारी चीज़ें रिप्लेस कर रही होती है, वो फ़ौरन दे रही होती है, तो इमोशनल डिपेंडेंसी तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। तो आपको ये चीज़ें भी खुद सेट करनी पड़ती है और ये पैटर्न तोड़ना पड़ता है ताकि आप अपने बच्चों के साथ कनेक्शन को बिल्ड कर सकें। बाद में रोने से बेहतर है कि क्यों ना आप पहले से एक रूटीन सेट करें और बाउंड्रीज को क्लियर करें। इस तरीके से आप एक्चुअली बच्चे को भी नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी माएँ अगर वर्किंग होती हैं और वो अगर टाइम टेबल बना रही हैं कि इस वक्त दूध पी रहा है, इस वक्त ये करना है, बच्चे को भी ये नज़र आना चाहिए कि मेरी सारी चीज़ें मेरी माँ ही मॉनिटर कर रही हैं। वो सिर्फ एक हाथ है, वो अगर मौजूद नहीं है मेरे कपड़े इस्त्री करने, मेरे कपड़े धुलने, वो बच्चा बैठा होगा वहीं, मगर वो सुन रहा होगा और उसके दिमाग में ये होगा कि मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरी माँ को पता है कि इस वक्त मैंने खाना है, मैंने ये करना है, मैंने सिर्फ मेरी माँ उसको डिक्टेट कर रही है और वो एक पपेट की तरह वो सारे काम कर रही है। ना कि बच्चे को ये नजर आ रहा है कि माँ को तो होश ही नहीं है और मेरा खाना पिलाना फलाना धमाका कपड़े वो तो सारी चीज़ें सुपुर्द हैं उस औरत के। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा चोर से भी बहुत डिपेंड करता है, जो बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि मेरी हर चीज़ मुझे वहीं चाहिए। तो उसी केस के अंदर हमने यही देखा ना कि बच्चा कह रहा है आप तो घर पे होती ही नहीं है, यही होती है। तो मतलब आपने उस चीज़ को बच्चे को ये दिखाया है, ये बताया ठीक है आप घर पे नहीं, आपको लेकिन आपने अपना क्वालिटी जो बॉन्डिंग है, टाइम है, वो भी तो स्पेंड नहीं किया ना। वो स्पेंड करना ज़रूरी है। आप घर के बाहर के सारे काम करिए, लेकिन अपनी औलाद को भूल जाना, सिर्फ पैदा करना ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। उसके साथ रहना, उसके साथ बात करना, उसको ये बताना, इमोशनल सेफ्टी देना, साइकोलॉजिकल सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल से वो बेहतर बैलेंस ऐसे हो सकता है कि आप अपने घर का एक सिस्टम बनाएंगी। जब वो सिस्टम बना होगा, डिसिप्लिन होगा, तो फिर ये वाली इमोशनल वाली चीज़ें नहीं आएंगी। और सिस्टम रोज़ फॉलो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन बन गया और फिर फॉलो ही नहीं हो रहा, या एक दो दिन फॉलो हुआ उसके बाद पता ही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? है ना? अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के सारे काम जैसे करती हूँ, लेकिन अब ऐसी बात है उम्र हो जाती है इंसान की तो घुटनों में मेरी तकलीफ़ रहती है जी। तो मेरे शौहर ने कहा कि अब तुम्हें परेशानी होती है उठने बैठने में बड़ी, तो ऐसा करते हैं कोई मुलाजमा हायर कर लेते हैं। तो मेरी एक जानने वाली थी, तो उनके यहाँ कोई काम जैसे नौकरानी काम करती थी, तो उनकी बेटी थी, तो उसको मैंने जैसे अपने घर में रख लिया। अच्छा रख लिया, तो उसके पास मोबाइल भी था, दोबारा वो सारा काम वाम करती, फिर मोबाइल यूज़ करती, तो ऐसे ही चलता रहा वक्त। तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरे शौहर जैसे कमरे से बाहर निकले, वो हमारे घर में ही रहती थी, बाहर लाउंज में ही मैंने उसका बिस्तर लगाया हुआ था। तो बाहर निकले मेरे शौहर कमरे से, तो वो मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी। रात के कोई 2 से 3 का टाइम था। तो मेरे शौहर कमरे में वापस आए, कहने लगे ये बात कर रही है कि किससे कर रही है। तो मैंने कहा चले सुबह देखते हैं। सुबह मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप किससे बात कर रही थी रात को? तो कहने लगी वो ना मेरे कज़न है, मेरा मंगेतर है, मेरे चाचा का बेटा, मैं उससे बात कर रही थी, लेकिन आप मम्मा को नहीं बता, जैसे मेरी अम्मी को नहीं बताना, क्योंकि वो मना करती हैं कि शादी से पहले बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा ऐसे ही चले, वक्त गुजरता रहा। मेरी भी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। तो एक दिन मैं अपनी बहन की, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ा मुझे अचानक। तो घर में मैं उसको ही छोड़ के गई थी, बच्चियाँ मेरी कॉलेज गई हुई थी। तो वहाँ फिर मेरी बेटी का कॉल आई कोई 2-2:30 बजे के टाइम।
कि मम्मा मैं कॉलेज से आई हूँ तो घर में तो कोई भी नहीं है, तो आप कहाँ हैं? तो मम्मा, मैंने कहा कि बेटा मैं तो अभी यहाँ खाला की तबीयत ख़राब थी, मैं यहाँ आ गई, वो सिदरा है घर में। तो कह रही नहीं घर में तो कोई नहीं है, क्योंकि चाबी उसके पास थी, वो चाबी खोल के अंदर चली गई घर में। तो कह रही मम्मा घर में तो नहीं है वो। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा अभी मैं तो घर में ही छोड़ कर आई हूँ उनको। बहरहाल मैं घर आई, फिर मैंने उनकी मम्मा को फ़ोन करा, तो उन्होंने कहा उन्होंने जाहिर सी बात है उनको लात थी, उन्होंने मेरे सुट किया था उसको। अब उन्होंने खूब रोना पीटना मचाया कि आपकी वजह से ऐसे हो गया, ये हो गया। तो बहरहाल फिर वो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो मेरे शौहर को आना जाना पुलिस में ये मसला हुआ। तो बहरहाल 2-3 महीने ये कहानी चलती रही। वो हमारे घर में आती, वावेला मचाती, महल्ले में हमारी बदनामी हो रही थी, लाजमी मेरी भी बच्चियों का साथ था। तो यूँ ही चलता रहा वक्त। तो बहरहाल 2-3 महीने बाद पता चला कि वो किसी लड़की की कॉल आती थी, तो उस लड़के के साथ चली गई थी। और ये फिर पता चल गया बाद जी, वो उन्हीं के किसी जानने वाला। सारा इसका मतलब है कि वो जो बच्चियां माएँ हमारे पास घर पे छोड़ के जाती हैं, तो फिर हमें उनकी निगरानी करनी पड़ेगी कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उनकी अम्मा को इन्फॉर्म नहीं किया। बस मुझसे ये गलती हो गई। बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा कि आप मम्मा को नहीं बताना, जैसे मेरी, बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उन्हें नहीं बताया। इसमें मैं एक थोड़ा सा पुलिसिंग फैक्टर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे आए हैं जिसमें फिर वो बड़े परेशान होते हैं घर वाले, क्योंकि जो भी लड़की की फैमिली होती है वो सारी आके ऑनर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है और फिर उनको नॉमिनेट भी करवाती है कि इन्होंने किया है, हमारी बच्ची को अगवा कर दिया, रेप कर दिया, इस तरह के जो भी हैं। तो इसमें अगर कभी भी आपके साथ इस तरह से होता है तो आप फ़ौरन जो है पुलिस को इत्तला दें। अच्छा, मतलब जो ऑनर है वो फ़ौरन अपनी तरफ से इत्तला दे और उसके पेरेंट्स को बुला के एफआईआर करवाए। इसमें ऑनर से जो है ना ये बात मिस हो जाती है कि वो अगर 5 महीने उसकी फैमिली नहीं आई, 6 महीने उसकी फैमिली पूछने नहीं आई, फॉर एग्जांपल पंजाब से बच्ची आई थी या बाहर से आई थी किसी और शहर से, तो वो पुलिस में इत्तला ही नहीं देते कि 5-6 महीने से लड़की गायब है। तो इस तरह से जो बिल्कुल सस्पिशन के रेडार में आता है वो सबसे पहले वो फैमिली आती है। तो जब तक चीज़ें प्रूव हों तो वो ऑनर की फैमिली जो है, जहाँ जो बेंगलो का ऑनर है, घर का ऑनर है, वो सफ़र करता है इन चीज़ों में, स्पेशली लड़कियों के मामले में। बिल्कुल। तो ऑलवेज़ जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी तरफ से भी अगर कन्वे हो जाती है और आप पुलिस के साथ पूरा तावन करके एफआईआर करवा देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे केसेस में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का शो पे आने का। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं इसी टॉपिक को लेकर, मेट्स के हवाले से बहुत सारी और बातें, पर प्रोग्राम छोटा पड़ गया है गेस। ये टॉपिक बहुत और बातें हैं और क्या क्या किस्से कहानियाँ हैं, और मैंने तो पीएचडी किया है, पहले ही बताया। सो चलें कभी और कुछ करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा हो, और बस होशियार और खबरदार रहें, क्योंकि एक्चुअली जो है ना ये आपका सारा जो खेल है वो दिमाग का है, और अगर आप दिमाग सही तौर पर सही वक्त पर इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। 2 दिन घर गंदा पड़ा रहे, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।